हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डी के शर्मा एजुकेशन हॉल। तो आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन। तो दिस इज़ गोइंग टू बी पार्ट 3 ऑफ योर चैप्टर नंबर 12 अगेन। और अगर आपको इनका पीडीएफ चाहिए तो यू कैन विजिट माय टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे सारे पीडीएफ अवेलेबल हैं। चलो, तो अभी तक हमने जितना किया है वो मैं एक बार आपको बता देती हूँ। हमने मौर्यन डायनेस्टी पूरी कवर अप कर ली थी, किस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य मौर्यन डायनेस्टी को एस्टेब्लिश करते हैं। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनिज़्म अडॉप्ट किया। उसके बाद नेक्स्ट जो रूलर आते हैं वो थे बिंदुसार। बिंदुसार ने आजीविका सेक्ट को अडॉप्ट किया था। उसके बाद आते हैं अशोका। अशोका ने अडॉप्ट किया था हीनयान बुद्धिज़्म। और लास्ट में आए थे बृहद्रथ। हम देखते हैं क्योंकि जो अशोका थे वो इंस्क्रिप्शन बनवाने में, पिलर एडिक्ट बनवाने में इतने बिजी हो गए कि उनका जो ट्रेजर था वो कहीं ना कहीं थोड़ा कम हो गया। तो जो बृहद्रथ था उनको उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एम्पायर नहीं मिलता है इन द हेरिटेज। ठीक है, तो अब देखेंगे हम अबाउट द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। एक्चुअल में उनकी एडमिनिस्ट्रेशन क्या थी? कुछ तो खास बात थी ना मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन में, तभी तो पार्लियामेंट में भी ये वाला मैप लगाया गया है। तो कोई ना कोई तो रीज़न था ना, तो तभी लगाया गया। तो यस, इनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन थी दैट वाज प्रेज वर्ड एक्चुअली। तो इसी वजह से जो है हमें मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन की एनालिसिस करनी पड़ती है। और यहाँ से आपको क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है, एनालिटिकल क्वेश्चन। ठीक है, तो अब मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो बहुत ज़्यादा इनोवेटिव थी। मतलब अभी तक जितना भी आपने पढ़ा ना, उसमें आपने ऐसी चीज़ें नहीं पढ़ी। सभा, समिति, ये सारी चीज़ें हमने देखी, परिषद भी कहीं ना कहीं देखा। पर अब जो आप देखोगे ना मॉडर्न एम्पायर में, तो इसमें सारी चीज़ें बताई गई हैं, एवरीथिंग, सब कुछ इंक्लूडेड है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं विद द मॉडर्न एम्पायर एडमिनिस्ट्रेशन। तो इतनी ज़्यादा है इनोवेटिव थी और सेंट्रलाइज थी। सेंट्रलाइज्ड का मतलब है ज़्यादा अथॉरिटी और ज़्यादा पावर किसको दी जाएगी? तो किंग को। ये सारी चीज़ें दी गई थी किंग को, यानी कि कोई भी चीज़ स्टार्ट करनी है तो वहाँ पे किंग की परमिशन लेनी पड़ती थी। अब अगर मैं आपको ना एक ओवरव्यू सा दे दूँ मॉडर्न एम्पायर एडमिनिस्ट्रेशन क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करता है, तो वहाँ से आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि आगे क्या पढ़ने वाले हैं हम। देखो, हर किंगडम, मान लो दिस इज़ द किंगडम, ठीक है, ये पूरा किंगडम है। क्या क्या होगा इधर? तो सबसे बड़ा हेड जो होगा उसको क्या बोल देंगे? किंग। किंग को स्वामी बोल सकते हैं ना, सबसे बड़ा है जो। ठीक है, तो अब किंग है, ये रहेगा कहाँ पे? तो इसका फोर्ट भी होगा। तो फोर्ट, फोर्ट को क्या बोल दूँ? दुर्ग। संस्कृत वर्ड्स भी यूज़ करने पड़ेंगे। ठीक है, और ये पूरा इसका किंगडम आ गया तो इसको बोलेंगे टेरिटरी। और टेरिटरी को हमने एक शब्द दिया था स्पेसिफिक, क्या बोला था? जनपदा। अब जो किंग है, इसका फोर्ट है। फोर्ट में कोई ना कोई इनको एडवाइस देने वाले भी होंगे ना, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ इनको एडवाइस देने वाले भी होंगे, तो उनको बोल देंगे ऑफिशियल्स, ऑफिसर्स। क्या बोल देंगे? ऑफिसर्स। तो यहाँ बोला गया अमात्य। अब देखो, ऑफिसर रखे हैं तो इनको सैलरी भी तो देनी पड़ेगी। तो सैलरी अगर देनी है तो सैलरी के लिए क्या रखना पड़ेगा? कोष, यानी कि ट्रेजर। अब देखो, इतना बड़ा किंगडम है, किंगडम में आर्मी भी तो चाहिए होगी ना। आर्मी क्या करेगी? दंड देगी जो भी गड़बड़ करेगा बीच से। ठीक है, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। एक चीज़ यहाँ पे अभी स्किप हुई है, दंड कर लिया हमने, अमात्य कर लिया। जस्ट लेट मी चेक, एक चीज़ स्किप हुई है, जस्ट अ सेकेंड। मित्र। देखो, अलाइंस भी तो बनेंगे, ठीक है, नेबरहुड के साथ दोस्तियाँ भी तो होंगी। तो मित्र यानी कि एलाई। तो ये जो 7 चीज़ें हैं ना, इन सभी चीज़ों को कवर किया है मौर्यन डायनेस्टी ने। ठीक है, ये जो 7 चीज़ें हैं कौन कौन से? स्वामी, दुर्ग, अमात्य, कोश, दंड और जनपद। ये 7 की 7 चीज़ें जो हैं दे हैव बीन कवर्ड इन द मौर्यन एम्पायर। और इनको बोल क्या दिया? तो सप्तांगा थ्योरी। और ये सप्तांगा थ्योरी किसने दी थी? तो वन एंड ओनली आपके कौटिल्य। तो कौटिल्य देते हैं यहाँ पे सप्तांग थ्योरी। तो यही सप्तांग थ्योरी थी। ये 7 चीज़ें जो हैं, ये 7 एलिमेंट जो हैं वो उन्होंने कवर किए थे। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज़ द स्वामी। स्वामी यानी कि राजा, किंग।
ठीक है, अब वन बाय वन सभी के बारे में देखेंगे। आपको ना इस लेक्चर के अंदर बहुत सारी टर्म्स देखने को मिलेंगी और उन टर्म्स के आपको मीनिंग पता होने चाहिए, क्योंकि अगर आपने PYQs देखे होंगे तो आपने ध्यान दिया हो तो वहाँ पे आपको टर्म्स मिली होंगी, ठीक है, कि ये टर्म किस चीज़ से एसोसिएटेड है। तो टर्म्स आर इम्पॉर्टेंट। और इवन दो क्रिटिकल एनालिसिस आती है अगर आपको मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन की करने को, तो वहाँ पे भी आपको ये सारी टर्म्स जो हैं वो मेंशन करनी पड़ेगी, पता तो चले ना कि कैसे खासियत थी, क्या चीज़ थी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो जो स्वामी है ना, ये सोल है किन चीज़ की, 7 एलिमेंट्स की। अभी 7 एलिमेंट्स जो मैंने बताए उनमें से सबसे बड़ी जो चीज़ है वो क्या है, स्वामी ही है। ठीक है, कौटिल्य के अकॉर्डिंग क्या था कि जो राजा होता है वो एक तरह से धर्म प्रवक्ता होता है। क्या होता है, धर्म प्रवक्ता। धर्म प्रवक्ता, धर्म प्रवक्ता मतलब वही बताएगा कि कैसे सोशल ऑर्डर प्लेस करने हैं, सोसाइटी को कैसे रहना है, तो सोशल कोड क्या होने चाहिए, हाउ टू लिव इन द सोसाइटी। तो वो धर्म प्रवक्ता कौन होता है, तो वो राजा ही होता है। ठीक है, अब इसके बाद बोला गया कि मेगस्थनीज आए थे। ठीक है, मेगस्थनीज को किसने भेजा था, सैलिकस निकेटर ने भेजा था। तो मेगस्थनीज अपनी बुक इंडिका के अंदर लिखते हैं कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे ना, वो इतने ज़्यादा हार्ड वर्किंग थे कि जब भी वो फ्री टाइम है, फॉर एग्जांपल उनकी कोई हेयर ड्रेसिंग कर रहे हैं या फिर वो अपनी बॉडी मसाज करवा रहे हैं या फिर दिन में रेस्ट कर रहे हैं, तो वो हर टाइम काम करते थे। ही यूज टू वर्क एवरी टाइम। ठीक है, मेगस्थनीज ने लिखा हुआ है ये स्पेशली अपनी बुक में। और कभी भी ना उनको कोई मिलने आता था, जैसे कॉमन पीपल भी आते थे, तो वो कभी उनको लाइन में नहीं खड़े होने देते थे। जो भी आया है साथ साथ में उस चीज़ को सॉल्व किया जाता था, जो भी उसका इशू होता था। तो मेगस्थनीज ने ये चीज़ प्रेज वर्दी लिखी है रिगार्डिंग द चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, सो दीज आर द 3 पॉइंट्स सो फार जो मैंने अभी आपको बताए। अब क्या था, स्वामी ऐसे नहीं था कि अकेले ही सारे डिसीजन लिया करते थे। यहाँ पे एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी बनाई गई, यानी कि परिषद। और ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती थी ना, ये क्या करती थी, एडवाइस दिया करती थी टू स्वामी। और जैसे मैंने आपको बताया कि जो अथॉरिटी थी, वो सारी पावर्स थी वो किंग के पास ही थी, तो जो फाइनल डिसीजन होता था वो किसका होता था, किंग का होता था। ठीक है, और ये भी मेंशन करा जाता है हमारे सप्तांगा थ्योरी के अंदर कि एक तो मेगस्थनीज की बात आ गई, दूसरी बात कि सारे के सारे जो लोग हैं, ऑल सब्जेक्ट्स आर माई चिल्ड्रन, माई चिल्ड्रन। ठीक है, और जब कौटिल्य अपनी सप्तांगा थ्योरी में बात करते हैं अबाउट द क्वालिफिकेशन, किंग की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो इनके अकॉर्डिंग जो किंग है वो एक तो इंटेलिजेंट होना चाहिए। आज के गवर्नमेंट स्ट्रक्चर से आपने कंपेयर नहीं करनी है चीज़ें किसी के भी साथ। ठीक है, तो किंग जो है वो एक तो इंटेलिजेंट होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, और ऑनेस्ट भी नहीं, इंटीग्रिटी लिखा था। ऑनेस्टी बड़ी टर्म होती है इंटीग्रिटी, और उसमें इंटीग्रिटी होनी चाहिए। स्वामी भी और जो अमात्य यानी कि ऑफिशियल्स और साथ में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थे, उनके लिए भी ये चीज़ जो थी वो लायबल थी, बाध्य थी कि इंटेलिजेंट होने चाहिए और साथ में इंटीग्रिटी होनी चाहिए उनमें। ठीक है, और ये बोला हम जो अर्थशास्त्र में आपके कौटिल्य जी कहते हैं अपनी सप्तांगा थ्योरी के अंदर कि जितनी भी वीमेन हैं जो कहीं ना कहीं सफ़र हुई हैं, जितने भी चिल्ड्रन हैं, जितने भी एल्डर्स हैं, जो भी डिसेबल्ड हैं, या फिर ओवरऑल बोलें तो जितना भी वल्नरेबल सेक्शन है, इनकी हेल्प की जाए। ठीक है, इन वन वे और द अदर वे। फॉर एग्जांपल अगर कोई स्किल्ड है इन द क्राफ्टिंग, तो क्राफ्टिंग में उसको डाल दो। ठीक है, बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करो। तो दैट वाज अकॉर्डिंग टू द सप्तांगा थ्योरी ऑफ अर्थशास्त्र रिटन बाय कौटिल्य। ठीक है, और एक और चीज़ थी। अब देखो जो आपका अर्थशास्त्र है उसमें क्या था कि ये मेंशन है कि फीमेल पर्सनल बॉडी गार्ड्स भी हुआ करती थी किंग की। और ये जो लेडीज़ हुआ करती थी ये आर्चरी में बहुत ज़्यादा स्किल्ड थी। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर डाउट हुआ कि कोई किंग को हर्ट करना चाहता है तो सीधा अपना बाण और धनुष उठाओ और उड़ा दो। ठीक है,
तो आर्चरी में काफ़ी ज़्यादा स्किल्ड हुआ करती थी ये जो फीमेल बॉडीगार्ड्स थी किंग की ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मौर्यन एम्पायर। चलो, तो इनका मेन पर्पज़ यही होता था कि अगर फॉर एग्जांपल किंग है वो डेंजर की प्रेजेंस में है, हो सकता है उनका मर्डर कर दिया जाए, या फिर हो सकता है कि किंग को पॉइजन दे दिया जाए, हो सकता है आग लगा दी जाए। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो यहाँ पे ध्यान में रखी जाती थी। अभी क्या हुआ, जो स्वामी था यानी कि किंग थे, इनके लिए बहुत सारी चीज़ें जो है वो अडॉप्ट करी गई थी। फॉर एग्जांपल जस्ट अ सेकेंड, डांस शुरू हो चुका है। ठीक हो गया। चलो, पता नहीं क्या होता है ना, जूम हो जाता है फिर ये ठीक से चलता नहीं है। चलिए एनीवेज अब ठीक चल रहा है। चलो, तो आपके जो स्वामी थे इन्होंने स्पाइस भी अपॉइंट कर रखे थे। स्पाइस यानी कि जासूस। जो जासूस थे ये स्टेशनरी थे, कुछ स्टेशनरी थे। स्टेशनरी का मैं मतलब बता देती हूँ आपको। जो स्टेशनरी स्पाइस हुआ करते थे ये किंगडम के अंदर ही होते थे, स्पेशली फोर्ट के अंदर हुआ करते थे। ठीक है, जो स्टेशनरी वाले थे ये क्या करते थे, ये चेक रखा करते थे पूरा कि कोई दगाबाज तो नहीं है बीच में, कोई धोखा तो नहीं दे रहा, या फिर कोई ऐसा घुसपैठिया तो नहीं आ गया अंदर। तो ये सारी चीज़ें जो थी ये कौन ध्यान में रखता था, ये जो स्टेशनरी स्पाइस थे। और इसके लिए एक टर्मिनोलॉजी यूज़ करी गई, संस्था। ठीक है, तो इंटरनल जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते थे उनको उनकी टाइम टू टाइम खबर देना राजा जी को, वो किसका काम था, संस्था का। ठीक है, संस्था के बाद आते हैं वेंडरिंग स्पाइस। वेंडरिंग स्पाइस यानी कि पूरे किंगडम में जो वेंडर करा करते थे और इंटर स्टेट भी जो प्रेजेंट हुआ करते थे उनको बोल दिया गया वेंडरिंग स्पाइस, या फिर संस्कृत में बोला संचारा। तो ये बाहर ध्यान रखेंगे, किसी पर्टिकुलर रीजन में डिप्लॉय कर दिए। फॉर एग्जांपल किसी को मगध में डिप्लॉय कर दिया, किसी को जाके कांधार में डिप्लॉय कर दिया। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में ये डिप्लॉय किए गए ताकि वहाँ की यूज़ है वो भी इनको मिलती रहे। ठीक है, और स्पाइस का जो एविडेंस है ये और कहाँ से मिलता है हमें, तो आपके ग्रीक बुक थी, ग्रीक सोर्सेज थे, वहाँ पे सभी से ही हमें मिल जाता है। ठीक है, तो इनको स्पाइस को एक और टर्म दी गई, इज द ओवरसीयर्स। ओवरसीयर्स को दो और टर्म्स दी गई, जैसे कि होल्ड ऑन, जैसे कि एपिस्कोपोई। एपिस्कोपोई डायोडोरस की अगर याद हो आपको, जब मैं आपको एविडेंसेस बता रही थी तो वहाँ पे मैंने डायोडोरस, स्ट्रैबो, एरियन, इन सब के नाम लिए थे। तो ये वही डायोडोरस हैं। इन्होंने ओवरसीयर्स यानी कि स्पाइस को क्या बोला है, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में लिख दिया स्पाइस हैं ये। तो एपिस्कोपोई, एपिस्कोपोई ये टर्म हमें देखने को मिलती है डायोडोरस की लिटरेचर में। और एक और टर्म मिलती है दैट इज़ द ई फोराए। जो ई फोराए है ये हमें मिली है जो आपके स्ट्रैबो थे, जोग्राफर थे ना एक, याद हो अगर आपको, जो कहते हैं कि इंडिया वालों को लिखना नहीं आता था ठीक है, तो वो थे ये स्ट्रैबो और एरियन। इन दोनों ने अपने सोर्सेज में क्या टर्म यूज़ करी, तो यूफोरी। ठीक है, तो ये स्पाइस के लिए यूज़ करी थी। तो इनके अकॉर्डिंग कि ये जो एपिस्कोपोई थे और यूफोरी थे, इनका मेन पर्पज़ यही होता था कि पूरा चेक रखें इन द किंगडम। ठीक है, और इवन जो आपके स्ट्रैबो है ना, अब ये ना आगे नहीं हो रहा, फिर से रुक जाओ 2 सेकेंड। चलो, नहीं चल रहा ये, जब फ्लो बनता है तो ये रुक जाता है। चलो, इवन जो स्ट्रैबो हैं वो कहते हैं कि ये जो एफॉरी है ना, अकॉर्डिंग टू स्ट्रैबो, स्ट्रैबो ने बोला कि ये जो एफॉरी है ये सबसे ज़्यादा फेथफुल लोग हुआ करते थे इन द किंगडम। बिल्कुल ऑनेस्ट, फुल ऑफ इंटेग्रिटी, आप बोल सकते हो। ऑनेस्ट चोटी हो जाती है इंटीग्रिटी के सामने। तो बहुत ज़्यादा फेथफुल थे ये टुवर्ड द किंग। अब दो टर्म्स और आती हैं जो कि हम इंस्क्रिप्शंस के ऊपर, मेजर रॉक एडिक्ट याद है ना आपको 1 to 14, मेजर रॉक एडिक्ट जो कि बोलता था प्रोहिबिशन करो एनिमल स्लॉटरिंग की। मेजर रॉक एडिक्ट 2, जिसने नहीं देखा है वो लास्ट लेक्चर पक्का से देख लेना। मेजर रॉक एडिक्ट 2 जिसमें बोला था कि मेडिसिनल प्लांट्स को ग्रो करो। ठीक है, थर्ड में बोला था पति वेडकास और पुलिसनी के बारे में, राजूकास वगैरह के बारे में। तो वही टर्म्स यहाँ पे आती है, पति वेडकास और दूसरी पुलिसनी। तो ये जो
पतिवेद का थे और पुलिसनी थे, वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था इन रेफरेंस टू अशोका। अशोका ने बोला था कि ये क्या करेंगे, हर 5 साल में इंस्पेक्शन पे जाएंगे धम्मा यात्रास पे। पर जो ओरिजिनली जो अर्थशास्त्र में इसका मीनिंग लिखा गया है पतिवेद का और पुलिसनी का, ये था स्पेशल रिपोर्टर्स। ठीक है, ये स्पेशल रिपोर्टर्स हुआ करते थे, पर्टिकुलर टाइम के ऊपर इनको डिप्लॉय किया जाता था फॉर द पर्टिकुलर पर्पस। अशोका के टाइम पे भी तो पर्टिकुलर ही पर्पस था ना, ऑल्दो इंस्पेक्शन का था। किसकी इंस्पेक्शन की, धर्म यात्रा जो है या फिर धम्मा यात्रा जो है वो ठीक से जा रही हैं या नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही मॉन्क्स एंड नन्स को। दैट वाज ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ अशोका। पर एक्चुअल में अगर अर्थशास्त्र के अंदर जो सप्तांगा थ्योरी है, सप्तांगा थ्योरी के अंदर अगर आप देखोगे तो वहाँ पे मैंशनड है कि स्पेशल रिपोर्टर हुआ करते थे। दोनों मीनिंग आपको देखने को मिल सकते हैं, दोनों ही वहाँ पे ठीक होंगे। ठीक है, आई जस्ट होप स्वामी के बारे में आपको क्लियर है। नाउ द सेकंड एलिमेंट दैट इज़ द अमात्य। तो जितने भी ऑफिशियल थे थ्रू आउट द मौर्यन एम्पायर उनको क्या बोलेंगे, अमात्य। ऑफिशियल से मतलब है मेरा एग्जीक्यूटिव हेड्स। तो आज भी एग्जीक्यूटिव भी बोलते हैं ना जहाँ पे ऑफिसर्स होते हैं। ठीक है, तो इनका जो भी डिपार्टमेंट होगा वो सारा कहाँ पे आ जाता है, अमात्य में। अब ये जो अमात्य थे ये क्यों अपॉइंट किए जाते थे, व्हाट वाज देयर पर्पस। तो इनका मेन पर्पस क्या था, एडवाइजरी था, सिर्फ एडवाइजरी था, लायबल नहीं थी चीज़ें, एडवाइजरी था। किसको देंगे एडवाइस, टू द किंग। किंग को क्या बोला, स्वामी। संस्कृत वाली टर्म भी मैं यूज़ करूँगी सो दैट ये भी आपको ध्यान रहे। ठीक है, तो इन सभी जितने भी ऑफिशियल थे अगर इनका टोटल कर लें तो उनको बोलते थे मंत्री परिषद। आज भी यही बोलते हैं ना, यही टर्म यूज़ होती है, मंत्री परिषद। तो देखो ये कितने साल पहले ये टर्म्स जो हैं वो आ चुकी थी इन एग्जिस्टेंस। तो ये मंत्री परिषद जो थी ये अपॉइंट करी जाती थी। ठीक है, मंत्री परिषद में क्या होता था, सारे ऑफिशियल्स आ जाते थे जो कि एडवाइस किया करते थे किंग को। अब जो आपके मेगास्थनीज थे जिन्होंने इंडिका लिखी थी, फिर कुछ ग्रीक राइटर जैसे कि डायोडोरस, स्ट्रैबो, एरियन, तो ये भी मेंशन करते हैं अबाउट द मंत्री परिषद और ये भी बोलते हैं साथ में कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल थी। तो मंत्री परिषद ना सिर्फ अर्थशास्त्र में मेंशन है पर इसके एविडेंसेस हमें बाकी सोर्सेज से भी मिलते हैं, जैसे कि मेगास्थनीज की इंडिका, फिर एरियन जो थे उनके बुक्स और स्ट्रैबो जो थे उनकी बुक्स, डायोडोरस, वहाँ पे भी आपको मंत्री परिषद के बारे में मिलेगा। और ये बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल थी, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी इनकी मंत्री परिषद अकॉर्डिंग टू दीज ग्रीक राइटर्स। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना। और बोला गया कि मंत्री परिषद से भी बड़ी एक और परिषद हुआ करती थी, उसको बोल दिया महामंत्री परिषद। महामंत्री परिषद, इसमें हुआ क्या, यहाँ पे मान लो ये ऑफिशियल रैंक्स के हैं मंत्री परिषद में, ये जो महामंत्री परिषद होंगे ये और भी बड़े मिनिस्टर्स होंगे। फॉर एग्जांपल अगर आज के सिनेरियो से मैं अगर इसको कंपेयर करके बताऊँ आपको, तो आप देखते हो सबसे टॉप पे कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर आ गया किंग की तरह। फिर इनके बाद कौन आते हैं, पहले इनके बाद आते हैं पहले कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर। फिर कैबिनेट मिनिस्टर के बाद स्टेट मिनिस्टर्स आ जाते हैं। फिर इंडिपेंडेंट मिनिस्टर्स आते हैं जो जब कोई मिनिस्टर एब्सेंट होते हैं उनके टाइम पे रोल प्ले करते हैं। तो वही चीज़ है यहाँ पे, जो ये कैबिनेट मिनिस्टर हैं इनको बोल दिया गया महामंत्री परिषद। महामंत्री परिषद यानी कि हाई ऑफिशियल्स। ठीक है, ये बाकी सारे जो थे देवर द मंत्री परिषद, मतलब इनसे थोड़े छोटे रैंक के। तो ये सारा कहाँ पे मेंशन है, आपकी अर्थशास्त्र के अंदर। अब इनकी सैलरी की बात करें तो सैलरी में बहुत ज़्यादा वेरिएशन थी। हुआ क्या, ये जो आपकी महामंत्री परिषद हुआ करती थी ना, इसमें कम ऑफिशियल थे पर रैंक उनका हाई था। तो इनको ना कम से कम 48,000 पन्नास दिए जाते थे पर एनम, हर साल, पूरे साल के ईयरली बेसिस पे है। और जो मंत्री परिषद थी इनकी अगर सैलरी देखें, इट वाज अराउंड 12,000 पन्नास पर एनम। ठीक है, तो ये सैलरी वेरिएशन भी थी। सैलरी का आपको ज़रूरी नहीं है याद रख लेना है, बट स्टिल मैंने बता दिया आपको यहाँ पे। अब इसके बाद अगर आपको ध्यान हो तो यहाँ पे क्या किया था, इन्होंने कुछ बॉडीज़ बनाई थी ट्रेंड ऑफिशियल्स की, किसी न किसी फील्ड में जो ट्रेंड होते थे। अभी मैं एग्जांपल भी दूंगी आपको। ये जो ट्रेंड ऑफिशियल्स थे इनको एक टर्म दे दी गई निकायास। अब बुद्धिस्ट निकायास के साथ इसको कंपेयर नहीं करना है, यहाँ पे ये ट्रेंड ऑफिशियल से रिलेटेड है। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी टर्म्स आएंगी जिनके मीनिंग थ्रू आउट द एम्पायर्स, थ्रू आउट द डायनेस्टी आपको चेंज होते हुए भी देखने को मिलेंगे। यहाँ पे निकाया बोला है
ऑल्दो आपको ऑप्शंस ध्यान से देखनी है उस केस में। अगर निकाया बुद्धिज़्म के रेफरेंस में पूछा है तो दीघ निकाया वो सारी चीज़ें आ जाएंगी, खुद निकाया, अंगुत्र निकाया। पर यहाँ पे अमात्य में जो ट्रेंड ऑफिशियल्स हुआ करते थे किसी पर्टिकुलर फील्ड के अंदर, उनको बोल दिया गया निकायास। ठीक है, जो भी ऑर्डिनरी अफेयर्स चले होते थे थ्रू आउट द किंगडम उनके ऊपर चेक रखा करते थे। तो ये किसका काम था? निकायास का, जिनको ट्रेंड ऑफिशियल्स बोला। ठीक है, इसके अलावा तीर्थास भी बनाए इन्होंने। तीर्थास जो थे ये बेसिकली हाईएस्ट फंक्शनरीज हुआ करते थे। अब यहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ें आएंगी, बहुत सारे रैंक्स आएंगे ना, वन बाय वन देख लेते हैं। पहली आती है तीर्थास। जो ये तीर्थास हुआ करते थे ये चीफ हुआ करते थे मंत्रीज के, चीफ अमंग मंत्रीज। अगली टर्म निकल के आती है मंत्री कौन थे? तो मंत्री जो थे इनको चीफ मिनिस्टर भी बोल देते थे। तो चीफ मिनिस्टर्स का भी मिनिस्टर जो होगा उसको क्या बोल देंगे? तीर्थास। मंत्री के बाद एक और टर्म देखने को मिलती है पुरोहित, जो कि हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। पुरोहित मतलब प्रीस्ट ऑफ हाई रैंक, हाई प्रीस्ट। और भी बहुत सारी टर्म्स मिलती हैं जैसे कि होल्ड ऑन, जैसे कि युवराज। युवराज जो हुआ करता था प्रिंस जो होगा यानी कि राजा का जो बेटा होगा। तो हियर जो होगा बेसिकली हियर है अपेरेंटली, और शायद यही होता था, ये इसलिए अपेरेंट लिखा हुआ है यहाँ पे। फिर इसके अलावा और भी बहुत सारे रैंक्स होते थे लाइक सेनापति। सारे याद रखने की ज़रूरत नहीं है, 3-4 याद रख लेना और एग्जाम्पल में दे देना फिर। ठीक है, तो सेनापति कौन होता था? कमांडर इन चीफ। ठीक है, तो ये कुछ ऑफिशियल्स हुआ करते थे इन द मौर्यन एम्पायर। इसके बाद अमात्यस मैंने आपको बता दिए जो भी ऑफिशियल थे ओवरऑल। एडमिनिस्ट्रेटिव भी आ जाएंगे, जुडिशियल भी आ जाएंगे उसमें। फिर महामाताज हमने पढ़े थे, अध्यक्षाज हमने पढ़े थे। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें जो है आपने यहाँ पे ध्यान रखनी है। ओके, अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो जैसे अब देखो अर्बनाइज्ड भी था एरिया, तो अर्बनाइज्ड एरिया था तो इसीलिए एक टर्म आती है नगराध्यक्षा, यानी कि सुपरिंटेंडेंट ऑफ सिटीज़, सुपरिंटेंडेंट ऑफ सिटीज़। अब जो अर्बन एरियाज हुआ करते थे उनके ऊपर भी तो चेक रखना है ना, तो वो नगर अध्यक्षा इसको दे दिया था। ठीक है, और अब देखो मिलिट्री तो थी पर उनके ऊपर भी तो चेक रखना पड़ेगा ना कि कहीं को मिलिट्री रूल ही ना चल पड़े, तो उसके लिए बनाया गया था बालाध्यक्षा। तो ये जो बालाध्यक्षा होंगे ये क्या करेंगे? मिलिट्री के ऊपर चेक करेंगे, मिलिट्री अफेयर्स को ध्यान में रखेंगे, कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा बीच से, कोई देशद्रोही तो नहीं निकल रहा, वो सारी चीज़ें कौन चेक करता था? तो आपके बालाध्यक्षा। ठीक है, फिर बहुत सारे रैंक्स थे, क्लर्क्स भी थे उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन थे वहाँ पे, और बड़े सारे ऑफिशियल्स थे। एक टर्म आपको और देखने को मिल सकती है जैसे कि अध्यक्षा। अध्यक्षा भी एक हाई ऑफिशियल ही हुआ करता था। और इसके अलावा कुछ रेवेन्यू कलेक्टर भी हुआ करते थे जो कि रेवेन्यू कलेक्ट किया करते थे, तो उनको बोला गया सम्मारात्री। सम्मारात्री। तो ये जो सम्मारात्री हुआ करते थे ये क्या करते थे? रेवेन्यू कलेक्ट करा करते थे, उनको क्या बोलेंगे? चीफ कलेक्टर ऑफ रेवेन्यू। संघामित्री अगर ध्यान में हो आपको, संघामित्री वॉज द डॉटर ऑफ अशोका। एक हमने टेक्स्ट पढ़ा था वो भी सम्मारित्री की तरह था, और वो पढ़ा था हमने लेटर वैदिक पीरियड में। किसी को याद है तो उसको कमेंट में ज़रूर से बताना। ठीक है, अभी बता क्या, इसमें बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज़ हैं, सारी याद नहीं रहेंगी तो बताने का फ़ायदा भी नहीं है। ठीक है, ओके डन। फिर एक पैलेस अटेंडेंट हुआ करता था, यानी कि पैलेस के एंट्रेंस पे बैठेगा लाइक अ बॉडीगार्ड, उसको बोल दिया गया द्वारिका। ये कौन हुआ करते थे? पैलेस अटेंडेंट। डन। फिर इसके बाद क्या हुआ करता था कि ये जितने भी अमात्यज हुआ करते थे इनको इनकी रैंकिंग्स प्रॉपर्ली प्रोवाइडेड थी, और इनको ना ऐसे नहीं अपॉइंट कर लिया करते थे, इनकी अपॉइंटमेंट्स के लिए टेस्ट हुआ करते थे। जैसे आज एंट्रेंस होते हैं ना, तो इनके भी एंट्रेंस हुआ करते थे, इनकी अपॉइंटमेंट्स
ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट हुआ करती थी। फॉर एग्जाम्पल कुछ एक टेस्ट के नाम बताती हूँ मैं आपको यहाँ पे। नंबर 1, धर्मो पध सुधा, धर्मो पध सुधा। कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है ना कि रिलीजन से रिलेटेड होगा, तो यस, ऐसा जो पर्सन है जो कि रिलीजियस अफेयर्स में एंटर होना चाहता है तो उसको ये एंट्रेंस देना पड़ता था, धर्मो पधा सुधा। तो ये टेस्ट जो था किसके लिए था, रिलीजियस अफेयर्स के लिए, यानी कि किसी को पंडित वाली लाइन में जाना है। ऑल्दो यहाँ पे क्या था कि राजा का बेटा राजा बनेगा, वो वाली सिस्टम तो अभी भी चल रहा था, पर क्या था कि यहाँ पे अगर आपके अंदर स्किल है तो आप अपना वर्ण जो थे वो चेंज कर सकते थे, अपनी कास्ट जो है वो चेंज कर सकते थे। जैसे कि ये था धर्मो पधा सुधा। तो यहाँ पे होता क्या था, बनते तो ब्राह्मण्स के ही बच्चे थे, क्योंकि उनको बचपन से वो मंत्र चैंटिंग वगैरह आ जाती थी, तो वो बनते तो वही थे, क्योंकि टेस्ट होएगा तो वो ईजिली क्वालिफाई कर लेते थे इसको। उसी तरह से एक और टेस्ट हुआ करता था। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी को फाइनेंसिस में जाना है तो उसके लिए एक टेस्ट होता था जिसका नाम था अर्थो पधा सुधा, जिसको फाइनेंशियल अफेयर्स में जाना है, यानी कि गवर्नर बनना है आरबीआई का। तो किसका काम हुआ करता था, अर्थो पधा सुधा। ठीक है, फिर इसके बाद एक और हुआ करता था। मान लो किसी को गार्डनिंग का शौक है, ठीक है, बहुत सुंदर गार्डन बनाए जाते थे उस टाइम पे, और रोमांटिक गार्डन हुआ करते थे, तो उसको एक लव टेस्ट देना पड़ता था, और उसका नाम था, लव से रिलेटेड तो काम ही होती है ना चीज़, कामो पधा सुधा। सुधा सुधा लगा है ना सभी में, पधो सुधा का मतलब होता है टेस्ट। तो ये कामो पधा सुधा जो था दैट वाज द लव टेस्ट। और काम क्या होता था इनका, प्लेजर गार्डन्स बनाने का, रोमांटिक गार्डन्स बनाने का। ठीक है, इसके बाद एक और टेस्ट हुआ करता था। फॉर एग्जांपल किसी को ऐसे फील्ड में जाना है जहाँ पे बोल्डनेस चाहिए, ठीक है, डर नहीं चाहिए बिल्कुल भी, तो उस टेस्ट को बोल दिया गया भयो। भयो मतलब फियर, फियर नहीं होना चाहिए, भयो पधा सुधा। ये जो पधा सुधा लगा हुआ है ना सारे में, इसका मतलब होता है टेस्ट। यहाँ पे लिख देती हूँ, पधा सुधा, इसका मतलब होता है टेस्ट, और जो भी शब्द आगे लगा है उस चीज़ का टेस्ट होएगा। तो भयो पदो सुधा क्या होता था, जहाँ पे बोल्ड या फिर इमीजिएट एक्शन रिक्वायर्ड होता है तो वहाँ पे लगाया जाता था पदो, कौन सा, भयो पदो सुधा, इमीजिएट एक्शन। तो ये कुछ टेस्ट हुआ करते थे ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ मौर्यन एम्पायर। ये आपको मेंशन करने पड़ेंगे क्योंकि खास बात है ना, एंट्रेंस आ गया कहीं ना कहीं से। इसके बाद आता है अगला टर्म, थर्ड एलिमेंट, जिसको बोला गया जनपदा। जनपदा यानी कि टेरिटरी। टेरिटरी भी आ जाएगी, और साथ में लिटरल मीनिंग अगर आपको ध्यान हो तो जना मतलब कॉमन पीपल, पदा मतलब फुट, फुट ऑफ पीपल, और टेरिटरी भी इसी को बोल देंगे, तो इसका मतलब एक और हो सकता है, यानी कि पॉपुलेशन। अब देखो ये जो जनपदा थे ये कहाँ कहाँ पे मेनली लाई करा करते थे। सबसे ज़्यादा जो इम्पीरियल प्रोविंसेस थे अपने टाइम पे, और उनके पास कहीं ना कहीं अपनी ऑटोनमी थी, जहाँ पे बहुत सारी रॉयल फैमिलीज़ रहा करती थी, वो ये जगह हैं। जैसे कि उत्तर पथा, उत्तर पथा पड़ता है आपका तक्षशिला में। दक्षिण पथा यानी कि स्वर्णागिरी, स्वर्णागिरी इसकी कैपिटल आ जाएगी। ईस्टर्न इंडिया यानी कि कैपिटल इज़ तोसाली, और अवंती रथा ये उज्जैन वाला एरिया आ जाएगा। कलिंगा जिनकी कैपिटल थी तसाली। तो ये 5 स्टेट आप एग्जाम्पल में लिख सकते हो। यहाँ पे अपनी रॉयल फैमिलीज हुआ करती थी इनकी, और काफ़ी इम्पीरियल प्रोविंसेस हुआ करते थे, काफ़ी रिनाउंड थे, काफ़ी रॉयल थे, और कहीं ना कहीं इनके पास अपनी ऑटोनमी भी दी गई थी कि आप जो है अपना एरिया जो है वो कैसे चलाना है उसको चला सकते हो। क्यों, क्योंकि इनका जो एरिया था दैट वाज वेरी लार्ज। तो यहाँ पे कुछ लोकल मिनिस्टर्स भी हमें देखने को मिलते हैं। तो चलो वन बाय वन देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं अंडर द जनपदा। मगध की तो बात चल ही रही है, मगध से ही तो बातें शुरू हुई थी, क्यों फ्लरिश किया था वो चीज़ें हम देख चुके हैं। तो बोलते मगध की कैपिटल क्या थी, ये ध्यान में रखना। मगध की कैपिटल जो थी दैट वाज द पाटलिपुत्र।
ठीक है। अब बोला गया कि जो मौर्यन एम्पायर था वो 4 प्रोविंसेस में देखा गया। वो 4 प्रोविंसेस कौन कौन से थे? एक आपका तक्षशिला आ गया, उत्तर पथा की जो कैपिटल थी तक्षशिला, वो वाला एरिया। उसके बाद स्वर्णगिरी साउथ इंडिया में पड़ता था, दक्षिण पथा जिसको बोल दिया। फिर तोशाली आ गया, उज्जैन आ गया। ये जो शुरू के 4 हैं, ये मेन 4। तो ये बोल दिया गया कि मौर्यन एम्पायर जो था वो 4 मेन प्रोविंसेस में डिवाइडेड था। वो 4 प्रोविंसेस कौन कौन से थे? तक्षशिला, स्वर्णगिरी और तोशाली और उज्जैन। स्टेट्स याद नहीं रहती हैं तो आपको सिर्फ कैपिटल्स याद रखनी है। जस्ट बिकॉज 4 प्रोविंसेस में मौर्यन एम्पायर डिवाइडेड था, इसलिए आपको तक्षशिला, स्वर्णगिरी और तोशाली को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, उज्जैन को भी याद रखना पड़ेगा। ठीक है, और 5th प्रोविंस भी था कहीं ना कहीं जिसको बोला गया कलिंगा। इसको आप कलिंगा से याद रख सकते हो क्योंकि कलिंगा जो है ज़्यादा पॉपुलर है। ये 5th प्रोविंस हुआ करता था जो कलिंगा था, जो लास्ट में ऐड किया था। किसने किया था? कलिंगा और अशोका ने। तो ये लास्ट में ऐड हुई थी ये प्रोविंस, एडेड लेटर। चार प्रोविंसेस, ठीक है, तक्षशिला, स्वर्णगिरी, तोसाली, उज्जैन, और जो 5वां था कलिंगा वो अशोका ने बाद में ऐड किया था। ऑल जो मौर्यन एम्पायर था उसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया था, तक्षशिला, स्वर्णगिरी और तोशाली, उज्जैन। ये जो 4 रीजन थे ये मेन थे पहले। ठीक है, अब बोला गया जैसे कि इन एरियाज में क्या रहा करती थी, मैंने पहले भी बताया आपको। यार एक तो मैं, होल्ड ऑन, रॉयल फैमिलीज। इन एरियाज में रॉयल फैमिलीज रहा करती थी और उनको बोल दिया जाता था कुमारा या फिर आर्यपुत्र। ठीक है, और इन्हीं ये जो रॉयल फैमिलीज थी इनको भी कौन असिस्ट किया करते थे? तो जैसे किंग को मंत्री वगैरह असिस्ट करते थे तो इनको महामाताज अपॉइंट किए थे। तो देखो महामाताज का बाद में क्या था, धम्मा महामाताज बन गया था अशोका के टाइम पे, इंस्क्रिप्शंस पे हमें देखने को मिलता है। और धम्मा माताज का क्या मेन पर्पस होता था कि किंगडम के अंदर कोई भी बुद्धिज़्म की टीचिंग से अपरिचित ना रह जाए, तो वो काम किसका हुआ करता था? तो धम्मा माताज का। तो दैट इज़ अगेन द इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, महामाताज। दोनों मीनिंग आपको देखने को मिल सकते हैं, पर अगर धम्मा महामाताज बोले होंगे तब वो टीचिंग को स्प्रेड करेंगे। अदरवाइज महामाताज का क्या काम हुआ करता था? रॉयल फैमिलीज़ को असिस्ट करना। ये जो कुमारा आर्यपुत्र हुआ करते थे इनको असिस्ट करना। इसके बाद बोला कि जो आपके प्रोविंसेस थे, 4 प्रोविंसेस थे ना, इनको भी फर्दर डिवाइड कर दिया था। किस में डिवाइड कर दिया था? दे वर फर्दर डिवाइडेड इनटू डिविजन्स। और डिविजन्स को हेड कौन करता था? तो उनको बोल दिया गया प्रदेशिकाज। प्रदेशिकाज, प्रदेशिका से आपको मेजर रॉकेट नंबर 3 याद आना चाहिए। प्रदेशिका, फिर राजू का पढ़े थे वहाँ पे, पुलिस नहीं पढ़े थे, तो वो ध्यान में रखना। फिर बोला गया कि ये जो डिविजन्स थे इनको भी फर्दर डिवाइड कर दिया गया। डिविजन्स को किस में डिवाइड कर दिया गया? इनटू डिस्ट्रिक्ट। और डिस्ट्रिक्ट्स को फिर कौन हेड करने लगा? तो यहाँ पे आ जाएंगे राजू काज। आ गया ना राजू काज, मेजर रॉकेट नंबर 3 में बताया गया था। ठीक है, और बोला गया ये जो राजूकास थे, अब क्या हुआ यहाँ पे नंबर ज़्यादा हो जाएगा पॉपुलेशन का, तो जो राजूकास थे इनको फर्दर हेल्प किया करते थे युक्तास। और ये युक्तास कौन हुआ करते थे? देवर क्लर्क्स। आई जस्ट होप इतना क्लियर है। तो ये पहले हमने देखा 4 प्रोविंसेस थे, अशोका ने 5वां प्रोविंस भी ऐड कर दिया। फिर ये जो प्रोविंसेस हैं इनको फर्दर डिवीजन्स में डिवाइड कर दिया गया। और हेड कौन करता था? प्रदेशिकाज करते थे। और फिर डिवीजन को फर्दर डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट को हेड कौन करता था? राजूकाज। इनको असिस्ट कौन करते थे? युक्ताज। युक्ताज का क्या मतलब होता है? तो युक्ताज का मतलब होता है क्लर्क्स। ये क्लर्क्स सारा काम देखते थे, अकाउंटिंग हो गया या फिर मिसलेनियस वर्क, सारे ही वर्क इनको दे दिए जाते थे। बाद में बोला गया कि ये जो डिस्ट्रिक्ट थी ना इनको भी फर्दर डिवाइड कर दिया गया। तो जो डिस्ट्रिक्ट्स थी उनको भी फर्दर डिवाइड कर दिया 5 और 10 विलेजेस के ग्रुप में, कईयों में 5, कईयों में 10। और इसको कौन फिर हेड करता था? तो स्थानिकाज अपॉइंट करे गए, स्थानिकाज।
ठीक है। तो स्थानिकाज जो थे ये फर्दर जो भी टैक्सेस होते थे वो कलेक्ट किया करते थे, और साथ में स्थानिकाज का भी एक असिस्टेंट रख दिया गया, उनको बोल दिया गया गोपास। तो ये जो गोपास थे दे वर द असिस्टेंट टू द स्थानिकाज। स्थानिकाज कौन थे? हेड हुआ करते थे इन विलेजेस के। आई जस्ट होप यहाँ तक अभी तक आपको क्लियर है। ठीक है। तो सबसे जो लोएस्ट यूनिट आती है इस डिवीजन के अंदर वो हुआ करती थी विलेज। और विलेज को कौन हेड किया करता था? तो ग्रामीणी। ग्रामीणी तो हम बहुत पहले से पढ़ रहे हैं, या फिर ग्रामिका। ग्रामीणी बोल लो या फिर ग्रामिका। फिर यहाँ पे विलेज एल्डर्स भी हुआ करते थे। अगर आपको ध्यान हो, कोई ना कोई, जैसे बहुत सारे ग्रुप्स बने होते हैं गांव में भी, वहाँ पे जो विलेज के जो एल्डर्स होते हैं वो भी डिसीजन लेते हैं। विलेज एल्डर्स। विलेज एल्डर्स को क्या बोला जाता है? ग्राम वृद्धास। वृद्ध ही बोलते हैं ना बुढ़े आदमी को। तो जो विलेज के एल्डर्स हुआ करते थे उनको एक टर्म दे दी गई, दैट इज द ग्राम वृद्धास। ठीक है। तो इसके अलावा एक और डिवीजन हमें देखने को मिलती है। एक डिवीजन तो हमने देख ली क्या, कि एम्पायर जो था उसको 4 प्रोविंसेस में डिवाइड किया था। प्रोविंसेस को फर्दर डिवाइड कर दिया गया इनटू डिवीजन्स। डिवीजन्स को हेड करते थे प्रदेशिकास। डिवीजन को फर्दर डिवाइड कर दिया गया डिस्ट्रिक्ट्स में। डिस्ट्रिक्ट को फर्दर हेड करते थे राजुकास, उनको फर्दर हेल्प करते थे आपके युक्तास। फिर डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड कर दिया गया इनटू विलेजेस। ये सारी चीज़ें ऐसे ऑर्डर में याद रखना। इसके अलावा एक और छोटी सी हमें डिवीज़न देखने को मिलती है जिसमें बोला जाता है स्थानीय। स्थानीय क्या हुआ करता था? कम से कम 800 विलेजेस का ग्रुप हुआ करता था। इनको फिर फर्दर द्रोणा में डिवाइड कर दिया गया। द्रोण को फर्दर मुखा में डिवाइड कर दिया गया। मुखा को फर्दर खारवातिका, और खारवातिका को फर्दर समग्रहणा। ठीक है। यहाँ पे 800 विलेजेस थे, मुखा तक कहीं ना कहीं 800-700 विलेजेस हुआ करते थे। और रुको, 800 हुआ करते थे, फिर कहीं ना कहीं 400 हुए, फिर 400 से 200 हुए, 200 से 100 पहुँचे, 100 से 10 के आसपास पहुँच गए। तो ये विलेजेस की क्लासिफिकेशन थी कि जो विलेजेस थे उनको भी फर्दर डिवाइड कर दिया गया था ताकि एडमिनिस्ट्रेशन ईजी रहे, इसलिए करा था। ठीक है। बाद में तो वो करप्शन का रूप धारण कर चुकी थी चीज़ें, पर स्टिल ये चीज़ें जो थी ये हमें देखने को मिलती हैं। फिर हम देखते हैं कि इनकी जो टेरिटरीज़ थी यहाँ पे बहुत अच्छी कमेटीज़ भी बनाई गई थी। 6 तरह की कमेटीज़ बनाई थी जिसमें 5 मेंबर्स हुआ करते थे। तो टोटल 6 कमेटीज़ थी, और मेंबर कितने थे? 30। पहली आती है इंडस्ट्री, नाम से पता लग जाएगा क्या क्या काम है इनके। इंडस्ट्री के बाद सेकेंड आता है फॉरनर्स। थर्ड आता है बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन के लिए वाइटल स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स। फोर्थ आती है ट्रेड, कॉमर्स, मार्केट रेगुलेशन। फिफ्थ आ जाती है मैन्युफैक्चर्ड आर्टिकल्स। फिर आती है टैक्स कलेक्शन। अब देखो इंडस्ट्री वाली जो कमेटी थी ना, क्या प्राइस होगा किस प्रोडक्ट का वो कौन चेक करती थी? इंडस्ट्री वाली कमेटी। ठीक है। ताकि यूनिफॉर्म प्राइस हो, और ट्राई किया जाता था कि हर एक दुकान पे एक पर्टिकुलर टाइप का सामान बने ताकि मोनोपोली ना जाए उस एरिया में। ठीक है। कितनी कमोडिटीज़ प्रोड्यूस होंगी, कितनी जो क्वांटिटी है वो प्रोड्यूस करनी है किसी भी चीज़ की, वो सारी चीज़ें कौन डिसाइड किया करता था? इंडस्ट्री। ठीक है। और फर्दर जो स्टैंपिंग का काम हुआ करता था कि किस एरिया में बनी है, वो भी किसका काम होता था? इंडस्ट्री वाली कमेटी का। फिर आते हैं फॉरनर्स। फॉरनर्स के बारे में स्ट्रैबो और डायोडोरस भी एविडेंस देते हैं। स्ट्रैबो और डायोडोरस भी क्या कहते हैं कि मौर्यन एम्पायर में फॉरनर्स का बड़ा ध्यान रखा जाता था। फॉर एग्जांपल कोई फॉरनर आया तो उनका पूरा ध्यान रखा जाएगा कि इनके साथ कुछ भी गलत ना हो। ठीक है। एक चीज़ ये, और मान लो कोई बीमार हो जाता है तो उनको फिजिशियन प्रोवाइड करे जाते थे।
तो मतलब हॉस्पिटैलिटी जो थी दैट वाज वेरी हाई अकॉर्डिंग टू द स्ट्रैबो और डायोडोरस भी। तो देखो बाहर का बंदा बोल रहा है तो इंडीड वहाँ पे क्या था एक्चुअल में। नहीं तो ऐसे हो जाता ना, थोड़ी सी बायसनेस आ जाती है कि अपने राजा की कैसे बुराई करें। पर अगर कोई बाहर का बंदा बोल रहा है तो फिर तो रियलिटी है वो, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो स्ट्रैबो और डायोडोरस के लिटरेचर्स में हमें ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। और मान लो किसी फॉरेनर की डेथ हो जाया करती थी तो उनकी जो डेड बॉडी थी उनकी फैमिलीज तक पहुंचाने का काम भी किसका रहता था, पूरे एम्पायर का रहता था। फिर आता है वाइटल स्टैटिस्टिक्स, या फिर आज के टाइम में जिसको हम सेंसस कहते हैं। और उस टाइम पे ये बोला जाता था कि जो बर्थ हो रहा है उनकी भी रजिस्ट्रेशन करो और जो डेथ हो रही है उनकी भी रजिस्ट्रेशन करो, ताकि जो पॉपुलेशन कितनी है हमारे एरिया में उसके ऊपर पूरा चेक रहे। ठीक है, तो ये नहीं था कि सिर्फ टैक्स ही अप्लाई करना है इसलिए बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन था, पर पॉपुलेशन का पूरा काउंट रहे तो इसलिए भी क्या करना पड़ता था, वाइटल स्टैटिस्टिक करना पड़ता था। जैसे आज सेंसस होते हैं उसी तरह यहाँ पे भी वाइटल स्टैटिस्टिक करे जाते थे, बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन। नाउ ट्रेड कॉमर्स एंड मार्केट रेगुलेशन। देखो कोई भी चीज़ बनेगी तो उसको चेक करना पड़ेगा बाय यूजिंग वेट्स, मेजर्स। ये तो कॉमन सी चीज़ है, आप सभी को पता है। फॉर एग्जांपल कोई भी कमोडिटी इतनी ही बनाई जाती थी कि उसका वेस्टेज ना हो। आज की तरह नहीं कि वेस्ट ज़्यादा होगा प्रोडक्ट कम होती है। ठीक है, तो यहाँ पे पूरी कमोडिटीज़ उतनी ही बनाई जाती थी कि उतनी यूज़ हो जाए। तो दैट वाज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द ट्रेड कॉमर्स एंड मार्केट रेगुलेशन। उसके बाद ये पूरा इंश्योर किया जाता था कि सीजनल प्रोडक्ट्स बने, किस सीज़न में क्या चीज़ चाहिए वो सीजनल बने। मतलब होर्डिंग्स नहीं होती थी, एक तरह से फ्रेश चीज़ें बनती थी एट दैट टाइम। और पूरा एक पब्लिक नोटिस आता था और ये बताया जाता था कि अगर किसी दुकान पे एक से ज़्यादा टाइप की कमोडिटीज़ हैं तो वो कैसे रेगुलेट करनी है। तो वो सारा काम भी कहाँ पे आता था, ट्रेड कॉमर्स मार्केट रेगुलेशन। कितनी चीज़ें बाहर भेजनी है, कितनी अपने पास रखनी है, दैट वाज अगेन द वर्क ऑफ दिस ट्रेड कॉमर्स एंड मार्केट रेगुलेशन कमेटी। ठीक है। फिर बाद में हमें एक एविडेंस मिलता है कि ना सिर्फ फ्रेश चीज़ें, पर अर्थशास्त्र मेंशन करता है कि जो ग्रेन्स होते हैं इनको स्टोर करके रखा जा सकता है, इनका हम बफर स्टॉक रख सकते हैं। तो इनको सरप्लस में बनाया जाता था। ठीक है, ताकि ऐसे ना हो कल को फूड शॉर्टेज पड़े और हमारे पास अनाज ही ना बचे। तो उसके लिए ये कमेटी काम किया करती थी। फिर आता है मैन्युफैक्चर्ड आर्टिकल्स, ये फिफ्थ बोर्ड हुआ करता था। तो यहाँ पे बताया जाता था कि किन किन मैन्युफैक्चर्ड आर्टिकल्स की जो है वो सेल करनी है। और जो न्यू आर्टिकल्स हैं, जो नए आर्टिकल्स बने हैं उनको पुराने के साथ मिक्स नहीं करना है। फिर जब पुरानी चीज़ों को बेचना होता था तो उस पर डिस्काउंट एंड ऑल लगा दिया जाता था, जैसे आज भी लगता है। फिर आती है टैक्स कलेक्शन। टैक्स कलेक्शन जो है दैट इज़ द लास्ट कमेटी। और यहाँ पे देखते हैं हम कि जैसे कोई भी आर्टिकल बना तो उसका जो टोटल प्राइस है उसका 1/10 जो होता था वो टैक्स की फॉर्म में देना पड़ता था, ऑफ 1/10 ऑफ आर्टिकल प्राइस। जितना भी प्राइस है, फॉर एग्जांपल अगर कोई चीज़ 100 रुपए की है तो 1/10 कर लो उसका, और 10 रुपए जो हैं वो टैक्स में देने पड़ेंगे। और अगर कोई टैक्स ना देता था तो उसको पनिशमेंट दी जाती थी, या फिर कोई घपला कर देता था बीच से तो उसके ऊपर भी फाइन इम्पोज किया जाता था। तो ये 6 कमेटीज़ थी और हर कमेटी के अंदर कितने मेंबर्स थे, 5 मेंबर्स ईच। टोटल मेंबर कितने हो गए, तो 30। डन। आई जस्ट होप कमेटीज़ आपको क्लियर हैं। अगर जनपद का मेंशन कर रहे हो तो यू हैव टू मेंशन दीज कमेटीज़। ठीक है, कई बार ऐसे होता है ना सारे नाम नहीं याद रहते। फॉर एग्जांपल कोई एक अद्धा भूल गया तो वहाँ पे लिखना ही नहीं है टोटल 5 कमेटी थी, तो वहाँ पे ऐसे ऐड कर दो देयर वर सेवरल कमेटीज़ ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ मौर्यन एम्पायर। तो कुछ थोड़ा स्मार्टली उसको ऐड करना है। ठीक है, अब आता है दुर्ग। दुर्ग या फिर जिसको बोलेंगे फोर्टिफाइड कैपिटल। अब इसमें पता है क्या करा जाता था, फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ द किंगडम। तो किंगडम के अराउंड मोट्स बनाई जाती थी। मोट क्या होती है, जैसे कोई घर है, घर के बीच में क्या बना देंगे, एरिया डिग कर देंगे, खुदाई करेंगे इसमें और इसमें वाटर ऐड कर देंगे और सुंदरता के लिए लोटस ग्रो हो जाएगा यहाँ पे। और साथ में डाल दिए जाएंगे प्यारे प्यारे से क्रोकोडाइल्स। क्यों, ताकि कल को कोई दुश्मन एंटर करने लगे, एनिमी आने लगे तो वो सीधा कहाँ पे गिरे, जाके इस मोट के अंदर। जो मेन एंट्रेंस होता था वो एक ही होता था, और वो भी कैसे बनाया जाता था कि विद द हेल्प ऑफ बड़ा सा गेट बना दिया जाएगा ताकि एक ही एंट्रेंस हो। पर इसका मतलब ये नहीं है मान लो कोई मुसीबत आई
मान लो एंट्रेंस जो है वो पूरा घेर लिया एनिमीज़ ने, तो उस केस में क्या बनाया जाता थे, सीक्रेट दरवाजे भी बनाए जाते थे, सीक्रेट डोर भी बनाए जाते थे जहाँ से एस्केप करना ईजी रहे। इसका मतलब ये नहीं था कि राजा डर गया, इसका मतलब ये था कि उनके ऊपर जो एनिमीज़ बाहर आए हैं उनके ऊपर फिर अटैक करना ईजी रहे, क्योंकि एंट्रेंस तो पूरा घिरा हुआ है, अगर वो बाहर निकलेंगे वो तो सीधे ही उड़ा देंगे। ठीक है, तो वो चीज़ थी, इसी वजह से ये मोट बनाए जाते थे। ठीक है, अब बोला जाता है कि जो मौर्यन एम्पायर, अब वापस आ जाओ दुर्ग के ऊपर, यानी कि फोर्टिफाइड कैपिटल के ऊपर। ये तो मैंने कंस्ट्रक्शन बता दिया आपको कि किस तरह से पूरा प्रोटेक्शन दिया जाता था। अब क्या हुआ, दुर्ग जो थे, इसके अलावा जो चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, तो एक ग्रीक राइटर हुए थे, इनका नाम अभी तक आपने नहीं पढ़ा था, अब पढ़ोगे। तो जो ग्रीक राइटर हुए थे इनका नाम था जस्टिन। जस्टिन कहते हैं कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे ना, इनके पास इन्फेंट्री थी, आर्मी बड़ी तगड़ी थी इनके पास, 6 लाख तो इनके पास इन्फेंट्री थी, स्टैंडिंग आर्मी एट द स्पॉट 6 लाख। 30,000 के आसपास कैवेलरी थी, कैवेलरी यानी कि घोड़े वगैरह, और साथ में हॉर्समैन भी इसमें आ जाते हैं। 30,000 तो यही थे। 9,000 के आसपास इनके पास एलिफेंट्स थे, और रथ भी थे इनके पास कम से कम 8,000। तो यहाँ से पता लगता है कि जो इनकी आर्मी थी दैट वाज वेरी बिग। ठीक है, ओके ठीक है, यहाँ पे टर्म्स के लिए जगह रखी हुई है ऑलरेडी। ऑल्दो यहाँ से अगर हम देखें तो कि बहुत ही बड़ा हाई फाई नंबर हो गया उस टाइम के हिसाब से, अगर नंबर्स के अकॉर्डिंग देखें, कहीं ना कहीं कुछ बोल सकते हैं कि हाइपोथेटिकल है, बट जस्ट बिकॉज ये ग्रीक राइटर ने खुद मेंशन करा है, जस्टिन जो हुआ करते थे उन्होंने खुद मेंशन करा है, तो हम बोल सकते हैं, क्योंकि देखो चंद्रगुप्त मौर्य का जो एम्पायर था वो कितना ज़्यादा एक्सटेंडेड था, तो हम बोल सकते हैं कि इतनी जो चीज़ें हैं वो अफोर्ड कर सकते थे चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो ये हाइपोथेटिकल नहीं है, एक्चुअली अराउंड बाय जो फिगर्स होंगी इन चीज़ों की वो इतनी ही रही होंगी उस टाइम पे। ठीक है, अब बोला जाता है कि द्वारिका के अलावा और भी आर्मी पर्सोनल्स को लगा दिया जाता था फोर्ट के बाहर, और उनको बोला गया अंता महामातास। अंता महामातास, देखो महामातास कितने सारे पढ़ लिए वैसे हमने, ना। चलो वापस आ जाओ टॉपिक पे। ठीक है, अंता महामातास, एक हमने नॉर्मली महामाता पढ़ा, दूसरा हमने धमा महामाता पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं अंता महामाता। अंता महामाता जो थे इनका मेन पर्पस था सिक्योरिटी ऑफ फ्रंटियर फोर्ट्स। आई जस्ट होप यहाँ तक अभी तक आपको क्लियर है सारा। तो ये बोला जाता था कि बहुत सारे ट्रूप्स थे इनके पास, बहुत सारे आर्मीज थी, और जो फोर्ट था उसको मोट से सराउंड किया गया था ताकि एनिमी डायरेक्टली एंटर ना कर सके फोर्ट के अंदर, और छोटे छोटे सीक्रेट दरवाजे भी बने हुए थे। और यहाँ पे देखो जैसे डिफेंस मिनिस्ट्री है ना, उसी तरह से उस टाइम पे वॉर ऑफिस हुआ करता था जहाँ पे डिस्कशन होती थी रिलेटेड टू द वॉर्स, तो ये वॉर ऑफिस भी था। वॉर ऑफिस में कम से कम 30 मेंबर्स थे। ठीक है, और वॉर ऑफिस की अभी मैं आगे आपको बात बताऊंगी एक और, ये वाली टर्म्स, ये वॉर ऑफिस था सारा, कौन कौन से मेंबर्स थे वो सारी चीज़ें देखेंगे हम अभी, बट उससे पहले थोड़ी बहुत चीज़ें देख लेते हैं। तो अब बोला जाता है कि क्या जो स्टैंडिंग आर्मी थी वो सिर्फ क्षत्रियास के लिए थी, तो नो, क्या किया जाता था, स्टैंडिंग आर्मी जो है वो बहुत सारी जगहों से डिप्लॉय कर ली जाती थी, यहाँ पे मेन करता था फोकस स्किल्स पे। ठीक है, तो जो ट्राइबल लोग हुआ करते थे वहाँ से भी आर्मी अलाउड थी, वो भी आ सकते थे। इवन इंटरनेशनली भी आर्मी आती थी, कब, जब एमरजेंसी होती थी, तो उस टाइम पे बाहर से जो एलाए, जो अभी हम देखेंगे मित्र, तो एलाए कंट्रीज जो हुआ करती थी उनसे आर्मी ले ली जाती थी फॉर द एमरजेंसी केस। ठीक है, इसके अलावा ऐसा नहीं था कि जो वर्णा था यहाँ पे फॉलो होता था, तो यहाँ पे वर्णा फॉलो नहीं होता था, 4 के 4 वर्ण जो थे देवर अलाउड। ठीक है, चारों के चारों वर्ण जो थे वो अलाउड थे, ऑल दो क्षत्रिय वाली फैमिलीज तो चलती ही थी, पर यहाँ पे जो चारों के चारों वर्ण थे वो अलाउड थे। और जो ये आर्मी हुआ करती थी उसको हेड कौन किया करता था, तो उसके लिए सेनापति थे, सेना के हेड, नाम से ही पता लग रहा है, सेनापति या फिर इनको नायक्स भी कहते हैं। ठीक है, और
अब देख लेते हैं वॉर ऑफिस। अब देखो वॉर ऑफिस में हम आज अगर बात करें तो डीआरडीओ है जो रिसर्च और साइंस पे फोकस करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद इसरो है जो स्पेस साइंस पे फोकस करता है। तो इसी तरह से उस टाइम पे वॉर ऑफिस था। और यहाँ पे क्या था, जैसे एक रैंक हुआ करता था जिसको बोलते थे पदाध्यक्षा। पदाध्यक्षा जो थी दैट वाज द बोर्ड ऑफ इन्फेंट्री। जो इन्फेंट्री का बोर्ड था, जो इन्फेंट्री से रिलेटेड डिस्कशन होगी वो सारी कौन करता था, पदाध्यक्षा, बोर्ड ऑफ इन्फेंट्री। तो बोर्ड ऑफ इन्फेंट्री के हेड कौन थे, पदाध्यक्षा। फिर एक और अध्यक्ष आते हैं जैसे कि अश्वाध्यक्षा। अश्व मतलब घोड़ा। तो जो हेड थे किसके, कैवलरी के, तो बोर्ड ऑफ कैवलरी के जो हेड थे उनको बोला गया अश्वाध्यक्षा। अश्वाध्यक्षा के बाद एक और हेड देखने को मिलते हैं जिनको बोला जाता है रथाध्यक्षा। रथ मतलब कैरियट। तो यानी कि जो बोर्ड हुआ करता था कैरियट्स का, उसके जो हेड हैं वो कौन है, रथाध्यक्षा। फिर आता है हस्ताध्यक्षा। हस्ता मतलब हाथी। तो ये जो वॉर एलिफेंट्स हुआ करते थे इनके जो हेड आएंगे वो कौन है, हस्ताध्यक्षा। तो बोर्ड ऑफ एलिफेंट्स या फिर वॉर एलिफेंट्स मोस्ट प्रोबेबल टर्म। फिर आते हैं मौला। तो ये मौला कौन करते थे, ये हेरिडिटरी वॉरियर्स थे, यानी कि जिनके फादर ग्रैंडफादर वो सारे इन्वॉल्व थे आर्मी के अंदर ही, तो उनको बोलते थे मौला यानी कि हेरिडिटरी वॉरियर्स। फिर इसके बाद आते थे भट्टिकाज। भट्टिकाज जो होते थे ये मर्सनरीज थे। मर्सनरीज का अगर आपको पता हो तो ये मर्सनरीज क्या होते हैं, तो इसके लिए एक सीरीज़ भी आई है आपके हॉटस्टार पे भी है, वो फ्रीलांसर करके। वहाँ पे ये मीनिंग बहुत अच्छा, जब वो थप्पड़ मारता है ना उसको, मंत्री के दामाद को, तो बड़ा अच्छा मीनिंग बताता है वो मंत्री फिर बाद में, मंत्री का दामाद। मर्सनरीज बेसिकली क्या होता है, ये किसी स्पेशल ऑपरेशन के लिए एम्प्लॉय करे जाते हैं। ये मतलब इनको मतलब होता है पैसे से वहाँ पे, ठीक है, कि पैसा खुला मिलना चाहिए और दे आर रेडी फॉर एवरी काइंड ऑफ ऑपरेशन, जैसा मर्जी ऑपरेशन पकड़ा दो दे आर रेडी। ऑल दो फ्रीलांसर तो बाद में इमोशनली भी जाता है, पर यहाँ पे मर्सनरीज जो हुआ करते थे इनका काम यही होता था कि किसी भी ऑपरेशन के लिए दे आर ऑलवेज रेडी। इसके बाद फॉरेस्ट ट्राइब सोल्जर्स जो थे वो भी अलाउड थे, ठीक है। तो पदाध्यक्षा यानी कि बोर्ड ऑफ इन्फेंट्री। अश्व, अश्व से याद रह जाएगा घोड़ा, घोड़ा तो बोर्ड ऑफ कैवलरी के जो हेड होते थे उसको बोलते थे अश्वाध्यक्षा। रथाध्यक्षा यानी कि बोर्ड ऑफ कैरियट्स। हस्ताध्यक्षा यानी कि बोर्ड ऑफ एलिफेंट्स। और मौला जो कि हेरिडिटरी वॉरियर्स हुआ करते थे। फिर आते हैं भर्ती अकाज जो कि मर्सनरीज वगैरह अलाउड थे, और बाकी मैंने आपको बता दिया फॉरेस्ट ट्राइब्स भी अलाउड थी, और मित्र यानी कि एलाइज इंटरनेशनल आर्मी भी अलाउड थी ड्यूरिंग द केस ऑफ एमरजेंसी। अब आता है कोष। अब इतनी सारी आर्मी रखी हुई है, इतने सारे अमात्य रखे हुए हैं, तो उनको सैलरी भी तो देनी है ना, तो उसके लिए ट्रेजर भी होना चाहिए। अब ये ट्रेजर कहाँ से आएगा, एक तो वॉर से लड़ाई लड़ोगे, उसी को कॉन्कर करोगे, तो अल्टीमेटली वहाँ का जो ट्रेजर होगा, वहाँ का जो कोष होगा वो भी आपका हो जाएगा, ठीक है। एक सोर्स तो ये रहा, पर इससे पूरे नहीं पड़ने वाले, क्योंकि जो सैलरी होती थी वो किस में देनी पड़ती थी, इन कैश। उस टाइम थोड़ी बैंक हुआ करते थे, या फिर सोना दिया जाएगा फिर उसको जाके कन्वर्ट करवाओ, सोने जितनी तो खैर सैलरी भी नहीं हुआ करती थी। पर अब देखो इतनी ज़्यादा लार्ज आर्मी है, आर्मी बोले तो सेना, फिर अमात्यज इतने सारे हैं, अमात्यज में सारे आ गए, महामात्यज, आपके महामंत्री परिषद, सारी चीज़ें आ गई यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक चीज़ नहीं बोली, सारे जितने भी मंत्री अभी तक हमने देखे वो सारे, इतने सारे हैं, तो इनको बैलेंस करना है, इनको खुश रखना है, तो इनको सैलरी टाइम टू टाइम देनी पड़ेगी। तो इसके लिए क्या करा जाता था, अगेन जो आज भी चीज़ चलती है दैट इज़ टैक्स। बहुत सारे टैक्स जो हैं वो लिवाए करे जाते हैं, जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट था लैंड रेवेन्यू। जिनके पास अपनी ज़मीन थी उनके ऊपर कुछ ना कुछ लैंड के ऊपर टैक्स इम्पोजिशन कर दी जाती थी। तो वहाँ से फिर क्या था, ये लैंड रेवेन्यू जो था इट एक्ट एज अ मेन सोर्स ऑफ टैक्स। तो जो मेन सोर्स ऑफ टैक्स था दैट वाज द टैक्स रेवेन्यू। तो क्या सिर्फ इसी से टैक्स आता था, नो, बहुत सारी चीज़ें थी, सो मैनी थिंग्स। अभी मैं आपको वन बाय वन बताऊंगी, और कुछ जो है आई जस्ट होप यहाँ पे लिखे हैं, हाँ यहाँ पे लिखे हैं, ईजी रहेगा। तो ये सारे टैक्स थे, देखो ये चार ये हो गए, चार ये हो गए, तीन ये हो गए, चार चार आठ, आठ तीन 11, 11 तीन ये आगे फर्दर 14, 15 16,
16 टैक्स हमने यहाँ पे देख लिए। फिर इनको कलेक्ट करने के लिए ये देखो ये इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स आ जाएंगे। तो चलो वन बाय वन देख लेते हैं। एक टैक्स था जो कि क्षेत्र पे लगता था, क्षेत्र मतलब लैंड, ऐसी लैंड जो कि ठीक है कैन बी सोल्ड, क्षेत्र का मतलब है लैंड, और इसको बेचा जा सकता था अंडर सर्टेन रेगुलेशन, सर्टेन रेगुलेशन। आई एम सो सॉरी अगर नॉइस आ रहा है, आई जस्ट होप मेरी वॉइस ज़्यादा है इस नॉइस से। तो चलो, तो क्षेत्र का मतलब होता था लैंड, और ऐसी लैंड हुआ करती थी जिसको बेचा जा सकता था अंडर सर्टेन कंडीशन। फॉर एग्जांपल कहीं पे किंग को लग रहा है कि ये ज़मीन अपने काम की नहीं बची है, तो वो बोल देगा उसको जिसका भी वो खेत होगा कि इसको बेच दो, ठीक है। तो दैट वाज सॉर्ट ऑफ, तो एक तो इनकम यहाँ से आ जाएगी क्षेत्र से। दूसरा आता है क्षेत्री का। क्षेत्री का जो हुआ करता था दैट वाज द लैंड ऑनर। ये सिर्फ जनरल टर्म है, ये टैक्स नहीं है। तो क्षेत्री का इज लैंड ऑनर, जो लैंड ऑनर होता था। फिर आता है एक उपसवा, खरीदने वाला भी तो चाहिए ना कोई, तो ये आएंगे टेनेंट। ये सारी रिलेटेड है टर्म्स टू द कोश, यानी कि पैसे का जो सोर्स हुआ करता था। फिर आती है आपकी भाग। भाग जो है ये रिप्रेजेंट करता है कि 1/6 देना पड़ेगा प्रोड्यूस का। जितना भी आपने बनाया उसमें से टोटल में से आपको 1/6 जो है वो किसको देना पड़ेगा, किंग को। तो 1/6 ऑफ टोटल प्रोड्यूस। इसके बाद आती है बलि। बलि जो होती थी ये लैंड टैक्स हुआ करता था, लैंड टैक्स, रुको, ये लैंड टैक्स हुआ करता था ऑन द एरिया ऑफ लैंड, ठीक है। बलि लैंड टैक्स हुआ करता था ये बेसिकली। और इसके अलावा पीजेंट्स को एक टैक्स देना पड़ता था जिसको बोलते थे पिंडागारा, ये देते थे पीजेंट्स, ठीक है। पीजेंट टैक्स जो थे उनको बहुत सारे टैक्सेस देने पड़ते थे, जैसे कि पिंडागारा टैक्स, ये ग्रुप ऑफ विलेजेस पे लगता था, यानी कि सारा का सारा गांव इकट्ठा मिलके देगा। 2-3 गांव हो गए इकट्ठे और एक साथ दे देंगे ये वाला टैक्स, तो इसको बोलते थे पीजेंट टैक्स या फिर पिंडाकारा टैक्स, जो कि पीजेंट्स वाली कम्युनिटीज़ को ज़्यादा देना पड़ता था और ग्रुप ऑफ विलेजेस इसको इकट्ठे दिया करते थे। फिर आता है हीरियाना। हीरियाना ऐसा टैक्स होता था जो सिर्फ कैश में दिया जाता था, ऐसा टैक्स जो कि सिर्फ कैश में दिया जाता था। फिर आता है कर। कर आज भी यूज़ करते हैं ना हिंदी में। तो जैसे आपके फ्रूट गार्डन्स हो गए, लिवाइड ऑन फ्रूट गार्डन्स हो गए, फ्लावर गार्डन्स हो गए, तो इन सब चीज़ों पे जो टैक्स लिवाए होता था उसको बोल दिया गया कारा। ऐसा टैक्स जो किन किन चीज़ों पे लिवाए हुआ, फ्लावर्स और फ्रूट्स के गार्डन्स पे, ठीक है। अभी ये जो आपका लैंड टैक्स देखा ना, अभी हमने एक लैंड टैक्स देखा, अब बोला गया कि इनको कलेक्ट करने के लिए अलग अलग जो हैं ऑफिशियल्स अपॉइंट करे गए थे। जैसे कि लैंड टैक्स जो था इसको अगर कलेक्ट करना है तो उसके लिए भेजा जाता था अग्र नमोइस को। अग्र नमोई, ये कहाँ पे है मेंशन टर्म, तो मेगास्थनीज की इंडिका में। मेगास्थनीज की इंडिका में मेंशन करी गई है एक टर्म अगर नमोई। तो इसमें बोला जाता है कि ये जो बलि हुआ करती थी, लैंड टैक्स जो हुआ करता था, इसको कौन कलेक्ट किया करते थे, अगर नमोई। ऑल दो अर्थशास्त्र में अभी देखेंगे हम कोई टर्म अगर देखने को मिलती है तो आई विल टेल यू। और इसके अलावा कर मैंने बता दिया आपको, यहाँ दोबारा लिख दिया है एनीवेज। फिर आता है कर की जगह उदा का भाग कर लो। आई थिंक उदा का भाग भी लिखा हुआ है, चलो कर को छोड़ दो, ये बता दिया मैंने। ऐसा टैक्स जो किस पे लिवाया होता था, फ्रूट या फिर फ्लावर गार्डन्स पे। फिर आता है अगर नमोई। अगर नमोई मैंने बता दिया जो लैंड टैक्स कलेक्ट करता था, लैंड टैक्स कलेक्टर। फिर आते हैं उदाका भाग। उदाका भाग जो होता था ये था वाटर टैक्स, पानी के ऊपर जो टैक्स लगता था, ठीक है। इसमें क्या करना पड़ता था, एक तो पानी के ऊपर लगता था, फिर कई जगह पे हमें देखने को मिलता है कि प्रोड्यूस से जितना भी बना उसका 1/3 देना पड़ेगा। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं इसकी, श्योर नहीं है कि ये एक्चुअल में क्या था। पर 2-3 बुक्स मैंने रेफ़र करी थी तो उसमें वाटर टैक्स भी था, एक बुक में दोनों ही मैंशनड है, ठीक है। आई थिंक RS शर्मा में सिर्फ उदा का भाग का बोला हुआ है कि ये वाटर टैक्स है, पर एक और है पूनम दलाल करके, तो उसमें ये दोनों ही मेंशन करे हुए हैं, वाटर टैक्स और 1/3 ऑफ प्रोड्यूस। तो यहाँ पे श्योरिटी सी नहीं है कि क्या था ये एक्चुअल में, ठीक है। अब बोला गया कि
एक और टर्म आती है, दैट इज द शून्य निवेशा। शून्य यानी कि ज़ीरो, निवेशा यानी कि इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे क्या बोला गया कि जैसे कोई वर्जिन लैंड पड़ी हुई है, यानी कि खाली पड़ी है बहुत टाइम से, ऑल दो फर्टाइल लैंड है, फर्टाइल लैंड है तो यहाँ पे मतलब कल्टीवेशन करी जा सकती है। तो जब ना पॉपुलेशन बढ़ जाती थी तो ये जो वर्जिन लैंड्स पड़े होते थे यहाँ पे पॉपुलेशन को शिफ्ट कर दिया करते थे और इसको बोल दिया करते थे न्यू एग्रीकल्चरल सेटलमेंट्स, मतलब नई सेटलमेंट्स बन जाएंगी वहाँ पे, और उसको क्या बोला गया, शून्य निवेशा। ठीक है, तो ओवर पॉपुलेटेड एरिया से क्या किया जाता था, इन एरियाज़ में उनको भेज दिया गया। तो एक तरह से ज़ीरो से इन्वेस्टमेंट होगी ना, बिल्कुल वर्जिन लैंड था, अब वहाँ पे एग्रीकल्चर शुरू होगा तो प्रोड्यूस आएगा, प्रोड्यूस आएगा तो टैक्स आएगा, तो इससे किंग का भी फ़ायदा होएगा और जो पॉपुलेशन उस खेती कर रही है जिस एरिया में, तो उनका भी फ़ायदा हो जाएगा। तो दैट इज़ शून्य निवेशा, शून्य निवेशा। फिर आता है सीता अध्यक्षा। ये जो सीता अध्यक्षा है, सीता अक्षा लिखा है यहाँ पे, सीता, अच्छा सीता अध्यक्षा, ठीक है ठीक है। जो सीता है ना, ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड होती है टर्म, बहुत बार पढ़ोगे इनको आगे भी आप गुप्ता वगैरह में भी, तो वहाँ पे भी देखोगे एग्रीकल्चर से रिलेटेड होगी है। तो ये जो सीता अध्यक्षा होते थे, दे वर द सुपरिंटेंडेंट ऑफ एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर के सुपरिंटेंडेंट हुआ करते थे ये। ठीक है, सारा एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी काम चल रहा है वो सारा कौन हैंडल करेगा, तो सीता अध्यक्षा। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं अर्ध सीतिकास। तो ये क्या करेंगे, अर्ध सीतिकास का मतलब होता है कि जब सीता अध्यक्षा सुपरवाइज करेगा इस पूरे एरिया को, तो वो क्या कर सकते हैं, जो भी टोटल टैक्स आया तो वो हाफ ऑफ द प्रोड्यूस रख लेंगे अपने पास। ठीक है, मतलब अपनी सैलरी खुद ही ले लेंगे वहाँ से। फिर इसके बाद एक और टर्म आती है, दैट इज़ द प्राणायाम। प्राणायाम बेसिकली इमरजेंसी टैक्स हुआ करता था। मान लो वॉर लाइक सिचुएशन बन गई तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, इमरजेंसी टैक्स कलेक्ट करना पड़ेगा, सभी को ही लेना पड़ेगा। फिर एक और टर्म देखनी पड़ती है, दैट इज़ द शुल्क। अब शुल्क क्या हुआ करता था, ये भी टैक्स कलेक्शन का ही एक काम हुआ करता था बेसिकली, और फार्मर्स के ऊपर ये डिप्लॉय करा जाता था। जो आपका शुल्क वाला टैक्स आता है, बहुत ज़्यादा नॉइस आ रही है, आई एम सो सॉरी, एक साथ ही आ जाते हैं ये सारे, अब क्या करना उस केस में। पहले पहले ना अनअकैडमी के ऊपर जब क्लासेस हुआ करती थी तब भी यही दिक्कत रहती थी, एक तो टाइमिंग 11 बजे वाली रखी थी, पर मैं जब टाइमिंग रखती थी ना ये लोग तभी आ जाते थे। अब चलो इन्होंने भी बेचनी है अपनी चीज़ें, एनीवेज चलो वापस आ जाओ। जो शुल्क था तो दैट अगेन वॉज द टैक्स। और कैसा टैक्स था, इसको हम ड्यूटी बोलेंगे बेसिकली। ड्यूटी होती थी किस पे, जैसे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट टैक्स होता है ना, तो उसी तरह से था ये, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट। ठीक है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर जो ड्यूटी लगाई जाती थी उसको बोल दिया गया शुल्क। ठीक है, और गिल्ड्स भी बनाए जाते थे। गिल्ड्स हम लेटर वैदिक पीरियड में भी पढ़ते हैं, तो गिल्ड्स भी बनाए जाते थे, इनको टर्म दी गई थी श्रेणीज लेटर वैदिक पीरियड में। यहाँ पे भी हमें श्रेणी देखने को मिलती है, पर उसके साथ एक और नई टर्म आ जाती है विच इज़ पुग्गा। ठीक है, पुग्गास का मेन, श्रेणी तो बोल दिया गिल्ड को, पुग्गा का जो मेन काम होता था वो इनको प्रोटेक्ट करना, इनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना। पुग्गा डन। ठीक है, और ये जो गिल्ड्स होते थे इनको हेड कौन करता था, तो इनका हेड कौन होता था, ये भी इंपॉर्टेंट टर्म है। तो उसके लिए टर्म यूज़ होती है ज्येष्ठका। ज्येष्ठका, दे वर द हेड ऑफ द गिल्ड्स। ठीक है, फिर आयरन के ऊपर बहुत ज़्यादा काम होता था, तो आयरन को क्या बोलते हैं, लोहा बोलते हैं ना। इसकी मोनोपोली ना हो जाए तो उसके लिए लोहा अध्यक्षा रखे गए थे, और अपने एरिया में रहे वो भी एक मोनो, देखो दोनों तरह की मोनोपोली चेक करी जाती थी कि कहीं और से मोनोपोली ना इस्टेब्लिश हो जाए, और दूसरी मोनोपोली अपने एरिया में रखी जाती थी। ठीक है, तो पॉजिटिव मोनोपोली भी थी, नेगेटिव मोनोपोली भी थी, दोनों ही चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। इसके बाद बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स रखे थे, जैसे कि पन्याध्यक्षा। पन्याध्यक्षा का मेन जो काम होता था ट्रेड चेक करना, यहाँ पे 1 बाय 1 लिख देती हूँ। जो ये पन्याध्यक्षा होता था इसका मेन काम क्या होता था, ट्रेड के ऊपर इंस्पेक्शन करना, ट्रेड के साथ प्राइस को फिक्स करना, फिर सेल्स करना गुड्स की जो भी प्रोड्यूस हुई हैं स्टेट में, तो वो सारा काम किसका होता था, पन्ना अध्यक्षास का। फिर आते हैं संस्था अध्यक्षा। संस्था अध्यक्षा, संस्था होगी कोई एसोसिएशन होगी, तो ये मार्केट्स के सुपरिंटेंडेंट्स हुआ करते थे।
सुपरिंटेंडेंट्स ऑफ मार्केट्स। फिर आते हैं रूपा दर्शका। रूपा दर्शका जो होते थे, दर्शका किसी चीज़ की क्या कर रहे हैं, इंस्पेक्शन, तो कॉइन्स की इंस्पेक्शन कौन किया करते थे, रूपा दर्शकाज, इंस्पेक्शन ऑफ कॉइन्स, रूपा दर्शका। फिर आते हैं पोतावध्यक्षा। ये जो पोतावध्यक्षाज होते थे, इनका मेन काम होता था कि वेट्स एंड मेजर्स के ऊपर चेक रखना, क्योंकि क्या होता है कई बार हो गया नीचे की तरफ वेट लगा दिया तो फिर आधे किलो की चीज़ बोल दिया कि हाँ किलो होगी और गड़बड़ कर दी, तो उसके ऊपर जो इंस्पेक्शन रखने का काम होता था वो किसका होता था, पोतावध्यक्षाज का। ठीक है, आई जस्ट होप इतनी टर्म्स आपको क्लियर हैं। और ये भी बोला जाता है कि ये जो कोश था ये ना सिर्फ वॉर के लिए यूज़ हुआ पर बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ हुआ। फॉर एग्जांपल अशोका की बात करते हैं तो अशोका ने अपने ग्रैंडसन के साथ क्या किया था, आजीविका सेक्टर जो था, जो बोलते थे नियति में, नियति का मतलब होता है सब कुछ पहले से ही डेस्टिन्ड है, तुम कुछ करो ना करो, जो तुम्हें मिलना है वो मिल के रहेगा, जो नहीं मिलना है वो नहीं मिलेगा। दैट वाज अकॉर्डिंग टू द आजीविका सेक्ट। तो अशोका ने आजीविका सेक्ट के लोगों को शेल्टर प्रोवाइड करा था, कहाँ पे, तो बराबर और नागार्जुनी हिल्स आप पढ़ते हो आर्ट एंड कल्चर में, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि इन्होंने क्या किया था, नागार्जुनी हिल्स इनको प्रोवाइड किया था शेल्टर। ठीक है, तो एक तो यहाँ पे यूज़ हो जाता था, फिर उसके बाद धम्मा यात्राज में यूज़ हो जाता था, वॉर्स में तो होता ही था यूज़, वो तो है ही, वॉर्स में तो होगा ही यूज़। डन। और फिर रॉयल गिफ्ट्स भी दिए जाते थे। फिर बाद में अशोका ने बोल दिया कि अगर सबसे अच्छा गिफ्ट देना है तो वो है धम्मा का गिफ्ट, अगर कोई अच्छी पॉलिसी फॉलो करनी है तो वो है धम्मा की पॉलिसी। उसके बाद कॉइन्स मैन्युफैक्चर करने होते थे, मिंटिंग ऑफ कॉइन्स, तो उसके लिए भी यूज़ होते थे आपके कोश, ट्रेजर चाहिए ना उसके लिए। फिर सिंबल एनग्रेव करवाने हैं, फॉर एग्जांपल पीकॉक का करवा दिया, फिर हिल का करा दिया, किसी रूलर का करवा दिया, तो दैट वाज ऑल डन विद द हेल्प ऑफ अ ट्रेजर। ठीक है, ये सारे काम हुआ करते थे। आई जस्ट होप कोश आपको क्लियर है। अब आता है दंड, सॉरी, या फिर आता है बल। दंड बल या फिर इसको बोलेंगे जस्टिस और फोर्स। लेट मी चेक द पेजेस। ठीक है, बस थोड़ा सा ही लेक्चर रहा है, थोड़ी देर और पूरा लेक्चर अटेंड करो, आपको वर्थ इट लगेगा एंड में। ठीक है, तो चलो, ऑल दो वहाँ पे एक जुडिशियल फोर्स बनाई गई थी, जुडिशियल डिपार्टमेंट बनाया हुआ था, पर जो हेड था अगेन वो कौन था, किंग। किंग ने सेंट्रलाइज रखा सिस्टम की सारी अथॉरिटी मेरे पास ही रहेगी, जो अल्टीमेट फाइनल डिसीजन होगा वो किसका होगा, किंग का। ऑल दो जो थेफ्ट वगैरह थे, चोरी वगैरह के केसेस थे, वो बहुत कम देखने को मिलते हैं, पर स्टिल थोड़े बहुत केसेस आ जाते थे, और जो पनिशमेंट थी फिर उसमें बहुत हार्श दी जाती थी। हार्श का मतलब है कईयों के हाथ रख दिए जाएंगे, ठीक है, कईयों की एम्पुटेशन कर, हाथ कहाँ रखेंगे, ऑयल के अंदर, वो जो आप सुनते हो ना कि यमदूत रखेगा, तो यहाँ पे दी जाती थी। एम्पुटेशन कर दी जाती थी लिम्स की, एम्पुटेशन का मतलब होता है कट कर दिए जाते थे, साइंटिफिक टर्म है ये। ठीक है, लिम्स मतलब आपके हाथ पैर बाजू, ये सारी चीज़ें क्या कर दी जाती थी, कट कर दी जाती थी। इट डिपेंड किस तरह का क्राइम किया हुआ है, तो थीफ नहीं लिखेंगे यहाँ पे, क्राइम लिख देते हैं ओवरऑल टर्म। तो फ्रॉम लो क्राइम टू हीनियस क्राइम, तो पनिशमेंट उसके अकॉर्डिंग दी जाती थी। ठीक है, तो क्राइम के ऊपर डिपेंड करता था किस तरह की पनिशमेंट दी जाएगी उस पर्सन को। डन। तो हम देखते हैं जो जजेस थे, तो जो जजेस थे उनको बोला जाता था धर्मस्थास, दीज वर द जजेस। ठीक है, अशोकन इंस्क्रिप्शन पे क्या टर्म मिलती है, महामात्यास। तो ये जो महामात्यस थे इनका भी क्या था, जुडिशियल फंक्शन था। डन। तो यहाँ तक एक तो चीज़ ध्यान में रखो कि ये हो गया ओवरऑल, दंड आ गया ना तो क्राइम याद आना चाहिए आपको डायरेक्टली। और एक बहुत सुंदर लाइन बोली गई है अर्थशास्त्र के अंदर, विच इज़ रिटन बाय द कौटिल्य, द नहीं आएगा, बाय कौटिल्य। तो अर्थशास्त्र में बोला गया कि कोई भी पर्सन जिसको जस्टिस चाहिए होता था ना, और जब भी वो चंद्रगुप्त मौर्य के पास आता था तो उनको लाइन में नहीं खड़े होना पड़ता था, उनको इंस्टेंट जस्टिस दिया जाता था।
जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, तो ये यहाँ पे भी आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। और फिर पुलिस लॉकअप्स भी हुआ करते थे। पुलिस लॉकअप्स के लिए हमें एक टर्म देखने को मिलती है, चरका। द टर्म यूज्ड फॉर द पुलिस लॉकअप्स, ठीक है। प्रॉपर जेल भी हुआ करती थी। प्रॉपर जेल को बोल दिया गया बंधा नगरा, ठीक है। उसके बाद ऐसे ऑफिसर्स भी अपॉइंट करे गए थे जो क्रिमिनल्स को सप्रेस करेंगे, ठीक है। अब किस सेंस में बोला गया है वो तो कोई आइडिया नहीं है, बट फॉर द सप्रेशन ऑफ क्रिमिनल्स, क्रिमिनल्स की सप्रेशन, कि कम से कम क्रिमिनल्स बने, ठीक है। तो उसके लिए टर्म दी गई है प्रदेश त्रीस, प्रदेश त्रीस, ठीक है। तो दिस वाज द टर्म यूज्ड फॉर द ऑफिशियल्स जो कि सप्रेशन करते थे क्रिमिनल्स की। डन। आई जस्ट होप इतना क्लियर है आपको। इसमें ज़्यादा है भी नहीं जुडिशरी में, क्योंकि मैंने आपको जैसे कि बताया बहुत कम केसेस होते थे कि उनके एरिया में कोई भी क्राइम हो, ठीक है। पर एक चीज़ जो अभी भी देखी जा रही थी वो थी पार्शियलिटी। जो पार्शियलिटी हमने अपने जब हमने एडमिनिस्ट्रेशन करी थी मगध की, मगध एडमिनिस्ट्रेशन या फिर महाजनपद के टाइम पे, तो हम देखते हैं जो द्विजा थे, द्विजा थे 3 वर्ण, कौन कौन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वर्ण, वैश्य। तो इनको अभी भी ना लाइटर पनिशमेंट दी जाती थी फॉर द सेम क्राइम, पनिशमेंट फॉर द सेम क्राइम एज कमिटेड बाय द शूद्र। तो जो शूद्रा ने अगर वही क्राइम किया है तो शूद्रा को वही क्राइम के लिए हार्श पनिशमेंट दी जाएगी। पर कहीं ना कहीं ये पार्शियलिटी अभी भी देखने को मिलती है। ये जो हायर वर्ण के लोग थे इनको उस चीज़ के लिए कम पनिशमेंट दी जाती थी। तो फिर जब अशोका आते हैं तो वो बोलते हैं कि जो जस्टिस है वो फेयर रहेगा, चाहे आप किसी भी वर्ण को बिलोंग कर रहे हो, तो प्रोसीजर जो होगा दैट इज़ गोइंग टू बी सेम। तो फेयर डिसीजन जो थे, जिसके लिए टर्म यूज़ हुई समता, यानी कि समानता, तो समानता होगी, ठीक है। ये अशोका के टाइम से स्टार्ट हुआ। इसके बाद 4 सोर्सेज थे लॉ के बाय कौटिल्य। एक था धर्मा, सेक्रेड लॉ, पहला लॉ ये आ जाता है। दूसरा आता है व्यवहार, यूसेज, बिहेवियर। तीसरा लॉ आ जाता है चरितम, यानी कि कस्टम्स, कस्टम्स वो हो जाते हैं टैक्स। फिर आता है राजसना। तो ये लॉज थे जो कि फॉलो करे जाते थे ड्यूरिंग द दंड या जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में। ये 4 लॉ थे, धर्म, व्यवहार, चरितम, राजसना, ठीक है। फिर आते हैं मित्र, यानी कि अलाय, इंटरनेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल फ्रेंड्स, जहाँ से हम आर्मी भी डिप्लॉय करते थे, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे हम देखते हैं इंटरस्टेट पॉलिसीज़, यानी कि ना सिर्फ अपने स्टेट की पर और भी स्टेट्स यहाँ पे जुड़ जाएंगी। इंटरस्टेट पॉलिसी, यहाँ पे 6 गुण बताए हुए हैं, षड गुण्य। जस्ट अ सेकेंड, कॉल आ रही है एक इम्पॉर्टेंट। हेलो मम्मी, 1 मिनट, मैं ना रिकॉर्डिंग कर रही थी, ठीक। चलो, षडगुण्य। षडगुण्य का मतलब होता है 6 गुण, यानी कि 6 पॉलिसीज जो कि मित्र यानी कि अलाइंसेस में फॉलो करी जाती थी। 6 गुण क्या क्या थी? एक तो आपको पता है जो कि आज भी चलती है, जब मैं लिखूंगी तो जिनका हिंदी मीडियम है उनको तो पहले ही पता लग जाएगा, बाकियों को बाद में पता चल जाएगा। दैट इज द पॉलिसी ऑफ संधि। पॉलिसी ऑफ संधि मतलब पीस ट्रीटी, मीडिएशन से बात करो और अपना मैटर सॉल्व कर लो, ठीक है। तो मौर्यन एम्पायर में क्या बोला जाता था, पॉलिसी ऑफ संधि कब फॉलो करनी है कि अगर आप वीक हो देन योर एनिमी, इफ़ यू आर वीकर देन एनिमी, तो उसमें पीस ट्रीटी कर लो।
ज़रूरी है पिट लेना है, तो वीक हो अगर तो वहाँ पे पीस ट्रीटी साइन कर लो। सेकंड, दैट इज़ द पॉलिसी ऑफ विग्रह, यानी कि हॉस्टिलिटी। अगर आप स्ट्रांग हो देन योर आर्मी, इफ यू आर स्ट्रॉन्गर देन एनिमी, तो वहाँ पे हॉस्टिलिटी प्रोवाइड करो, ठीक है, उनके ऊपर सब्र करो। अच्छा यहाँ पे भी तो लिखे थे सारे, चलो संधि होगी पीस ट्रीटी। अगर आप वीक हो अपने एनिमी से तो वहाँ पे पीस ट्रीटी करनी है। विग्रह यानी कि हॉस्टिलिटी, अगर आप स्ट्रॉन्ग हो अपने एनिमी से तो उनके ऊपर सब्र करना है। फिर आता है पॉलिसी ऑफ असन्ना। जो पॉलिसी ऑफ असन्ना है दैट इज़ द कीपिंग क्वाइट, चुप रहने की पॉलिसी। कीपिंग क्वाइट का मतलब है अगर आपकी पावर जो है वो इक्वल है एनिमी की, इफ़ यू आर इक्वल टू एनिमी, यहाँ पे आपका मतलब है कि आपकी पावर अगर इक्विवेलेंट है एनिमी के। पॉलिसी ऑफ यना, पॉलिसी ऑफ यना में है मार्चिंग ऑन मिलिट्री एक्सपेडिशन, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो देन द एनिमी, बहुत 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 ज़्यादा, मतलब एनिमी कुछ है ही नहीं आपके आगे, तो उस केस में पॉलिसी ऑफ यना यानी कि मिलिट्री एक्सपेडिशन, रगड़ दो उनको, उड़ा दो। फिर आती है पॉलिसी ऑफ शमशार्य। पॉलिसी ऑफ शमशार्य में क्या होता है, सीकिंग शेल्टर विद अनदर किंग। होता था ना ये, दूसरे किंग के पास शेल्टर ले लेते थे फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, कि अगर आप बहुत ज़्यादा वीक हो, इफ़ वन इज़ वेरी वीक, तो वो क्या करता था, किसी स्ट्रॉन्ग किंग के पास जाके शेल्टर ले लिया करता था। तो दैट इज़ द पॉलिसी ऑफ शमशार्य। फिर आती है डबल पॉलिसी ऑफ द्वेदी भावा। द्वेदी भावा में क्या किया जाता था, संधि विद वन किंग और इन अ फोर्ट। रुको रुको रुको, क्या लिख दिया ये, संधि, हाँ, विद वन किंग, और कुछ हो यार, उल्टा लिख दिया। संधि का मतलब होता था कि किसी के साथ क्या कर लिया, पीस ट्रीटी कर ली। विग्रह का मतलब होगा कि इफ वन कैन फाइट enemy, if one can fight enemy with the help of ally। डन। तो ये कुछ पॉलिसीज़ थी, वो कहाँ से आती है, मित्र यानी कि अलायंस इंटरनेशनल अफेयर्स में। इसके बाद बोला जाता है जो डिपार्टमेंट था फॉरेन अफेयर्स का, उसके बारे में। डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स में 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें आती हैं। नंबर 1 इज़ निसिर हर था दूता। दूता क्या होता है, एम्बेसडर होता है ना। तो ये निसिर हर दूता, जो निसिर हर था दूता जो थे, ये एक, यार बड़ा गंदा लिखा, एक मिनट, कैपिटल लेटर्स में लिखती हूँ। निसिरी हर था दूता। दूता मतलब एम्बेसडर। तो जो फुल फ्लेज्ड एम्बेसडर हुआ करते थे उनको बोला गया निसिरा हर था दूता। लंबा शब्द है, ध्यान रखना इसको। एक होता था परिमित्र था दूता। परिमित्र था दूता। परिमित्र था दूता का मतलब होता था कि सिर्फ नेगोशिएशंस का पर्पस होगा, इसके बियॉन्ड कोई एक्शन नहीं लेना है, सिर्फ बातचीत करनी है, तो दैट इज़ अ परिमित्र दूता। फॉर एग्जाम्पल किसी किंग के साथ कोई क्लैशेज हो गए तो वहाँ पे परिमित्रा दूता को भेजा जाएगा नेगोशिएशन करने के लिए। वहीं पे ये फुल फ्लेज्ड एम्बेसडर, जैसे आज के आईएफएस रैंक्स होते हैं ना,
तो वो वाली पोस्ट है ये कि किसी और कंट्री में जाके वो उनको डिप्लॉय किया जाएगा। फिर आता है संसार दूता। संसार दूता, तो ये होते थे स्पेशल मैसेंजर, ये मैसेज लेके जाते थे। ठीक है, मैसेज यानी कि कोई खत हो गया तो वो लेके जाएगा संसार दूता, नेगोशिएशन करनी है तो परिमित्र दूता, और जो फुल फ्लेज्ड एम्बेसडर हुआ करते थे वो थे निसिर हर्ता दूता। अब इसके बाद आती है मॉडर्न सोसाइटी। अभी हम सप्तांग थ्योरी जो है वो पूरी कंप्लीट कर चुके हैं। अब आती है मॉडर्न सोसाइटी की कैसी हुआ करती थी उस टाइम पे। तो देखो, सोसाइटी की अगर बात करें तो बुद्धिज़्म भी था, जैनिज़्म भी था, पर बड़ी अजीब या अलग बोल सकते हो, अजीब तो क्या ही बोलना, बुद्धिज़्म भी था, जैनिज़्म भी था पर ख़ास बात ये थी कि वर्ण सिस्टम भी था। ठीक है, सारी चीज़ें को एग्जिस्ट कर रही थी एट ड्यूरिंग द वन टाइम। ठीक है, तो ब्राह्मणास भी थे, क्षत्रियास भी थे, और जो सोसाइटी में डोमिनेंस थी वो ब्राह्मण और क्षत्रिय की थी, दे वर डोमिनेटिंग। फिर वैश्यस जो थे वो अपने ट्रेड वगैरह में इन्वॉल्व थे, और जो शूद्र थे ना, उनकी कंडीशन प्रीवियस टाइम से देखें तो बेटर थी थोड़ी, मतलब बेटर इन द सेंस इनको अब एग्रीकल्चर भी अलाउड था, वो एग्रीकल्चर भी कर सकते थे। पहले वो भी नहीं था ना अलाउड, इनको बोला जाता था कि बाकी 3 वर्णों की सेवा करो, तुम्हारा सिर्फ इतना काम है। अब ये क्या थे, शूद्र जो थे, इनको एग्रीकल्चर वगैरह जो था वो अलाउड कर दिया गया था। ठीक है, बट फिर बाय द टाइम जैसे जैसे मौर्यन एम्पायर का पतन होने लगता है कहीं ना कहीं, तो वहाँ पे 2 टर्मिनोलॉजीज और देखने को मिलती हैं, जैसे कि चंडालास, चंडालाज आगे, और एक और टर्म देखी जाती है दैट इज़ द श्वापकाज। जो श्वापकाज हुआ करते थे ये डॉग ब्रीडर्स थे, डॉग ब्रीडर्स थे। ठीक है, और इनको, इन दोनों को, चंडाला भी और आपका स्वपकाज, इन दोनों को क्या बोला जाता था, अंता वसईन। अंत मतलब एंड, वसईन मतलब स्टे, तो सबसे लास्ट में जो रहते हैं लिविंग एट एंड, उनको बोल दिया गया। तो थोड़ी सी एट्रोसिटी जो थी बाय द एंड हम देखते हैं मॉडर्न एम्पायर में भी। ठीक है, पर जब अशोका का टाइम आता है ना, ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ अशोका, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि जो अशोका के जितने भी इंस्क्रिप्शन हैं वहाँ पे इनको कहीं ना कहीं इक्वली ट्रीट किया गया, उतनी ज़्यादा डिटेरिएशन हम नहीं देखते। तो वहाँ पे ना तो वर्ण का कोई मेंशन है अशोका के इंस्क्रिप्शन पे, ना फिर कोई सती सिस्टम, ना कोई चाइल्ड मैरिज, कुछ भी मेंशन नहीं है ऑन द अशोकन इंस्क्रिप्शन। तो वहाँ पे हम बोल सकते हैं कहीं ना कहीं आइडियल सी सोसाइटी थी जो कि एग्जिस्ट नहीं करती, ऑल दो अशोका के इंस्क्रिप्शन से लगता है ऐसे। ठीक है, स्लेवरी भी एग्जिस्ट करी है एट दैट टाइम। ठीक है, क्योंकि हमें एक टर्म देखने को मिलती है दासास, और दासास का मतलब होता है स्लेव। तो अशोकन इंस्क्रिप्शन में बोला था ना कि स्लेव्स को अच्छे से ट्रीट करना है, जहाँ पे बोला था कि एल्डर्स को भी अच्छे से ट्रीट करना है, बच्चों को भी अच्छे से ट्रीट करना है, और साथ में लिखा था स्लेव्स को भी अच्छे से ट्रीट करना है, तो उसका मतलब है कि स्लेवरी वहाँ पे एग्जिस्ट करती थी। ठीक है, और एक और टर्म देखने को मिली थी वहाँ पे हमें, भृतकाज, अगर आपको ध्यान हो लास्ट लेक्चर, तो भृतकाज अगर टर्म देखने को मिली, भृतकाज का मतलब हुआ करता था सर्वेंट्स, कि सर्वेंट्स को भी रिस्पेक्ट देनी है, तो भृतकाज। तो भृतकाज अगर वहाँ पे मेंशन थी तो यस, सोसाइटी में यहाँ पे भी हमें डिवीजन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें सोसाइटी की एक एनालिसिस मिल जाती है। कलर चेंज नहीं हो रहा, चलो रेड से चला लेते हैं, कोई बात नहीं। फिर इसमें बोला गया था कि पनिशमेंट्स दी जाती थी फॉर दोज जो कि अपनी प्रेग्नेंट वीमेन को सेल कर देता था, प्रेग्नेंट वाइफ को सेल कर देता था, या फिर किसी को बिना शादी के प्रेग्नेंट कर दिया और फिर बाद में सेल कर रहा है, मॉर्टगेज कर रहा है, तो उस केस में पनिशमेंट दी जाती थी, हार्श पनिशमेंट्स हुआ करती थी। और ठीक है, तो ये आ जाती है आपकी मॉडर्न सोसाइटी। और इसके बाद आती है मॉडर्न आर्ट एंड कल्चर। ऑल्दो ये वाला टॉपिक जो है हम करेंगे इन द आर्ट एंड कल्चर, बट यहाँ पे थोड़ा थोड़ा मैं बता देती हूँ। बहुत सारे स्टोन स्कल्पचर्स, स्तूप्स, आर्किटेक्चर ये देखने को मिलते हैं। फिर रॉक कट आर्किटेक्चर देखने को मिलते हैं। फिर
अशोका के इंस्क्रिप्शंस थे, तो यहाँ पे मैं सीधा लिख सकती हूँ ना, इंस्क्रिप्शंस, रॉक एडिक्ट्स। और इसके अलावा अगर देखें तो टेराकोटा फिगरीन्स भी देखने को मिलती हैं। टेराकोटा होती है एक बेक्ड क्ले होती है, मिट्टी जो होती है ना उसको काफ़ी पकाया जाता है। फिर इसके बाद इम्पॉर्टेंट प्लेसेस देख लेते हैं। तो ये आपको आते हैं मंसेरा, याद है ना, यहाँ पे हमने इंस्क्रिप्शन देखे थे जो कि अरामिक और आपके ग्रीक लैंग्वेजेस में ज़्यादा प्रेवलेंट थे। मंसेरा के साइड में ही कांधार वाला एरिया था। यहाँ पे भी आपको मॉडर्न आर्ट एंड कल्चर देखने को मिलती है। फिर अपने इंडिया वाले पोर्शन पे आ जाओ, लौरिया नंदनगढ़, मैप्स भी लगाए हुए हैं लास्ट पीडीएफ में, और उनसे देख लेना, ठीक है। लौरिया नंदनगढ़ आ गया, सारनाथ आ गया, इम्पॉर्टेंट। अभी स्तूप देखेंगे हम सारनाथ पे, सांची स्तूप। रामपुरवा, रामपुरवा में हमने क्या देखा था, ऐसे पिलर थे जिस पे कोई इंस्क्रिप्शन नहीं थी, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मेमोराइज़ करनी है। फिर आर्ट एंड कल्चर में ही सैंड स्टोन के बारे में भी आप बता सकते हो। सैंड स्टोन कहाँ से लाया जाता था, वाराणसी में चुन्नार, ठीक है। ये सारी चीज़ें मेंशन कर सकते हो। धौली केव्स, धौली केव्स भी कहीं ना कहीं इसी टाइम पीरियड से एसोसिएटेड है। फिर बराबर और नागार्जुनी हिल्स को आप मेंशन कर सकते हो। बराबर एंड नागार्जुनी हिल्स कैसे, क्योंकि यहाँ पे शेल्टर दिया था किसको, जो आजीविका सेक्ट के थे। और ध्यान रखो बिंदुसार ने भी क्या किया था, बाद में आजीविका सेक्ट को अडॉप्ट कर लिया था, ठीक है। तो ये सारे आपके मॉडर्न आर्ट एंड कल्चर में ही आ जाएंगे। इसके अलावा हम देखते हैं बड़ी सारी चीज़ें हमें मिलती हैं, जैसे कि महाबोधि टेम्पल मिल जाता है एक, यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, महाबोधि टेम्पल। दीदारगंज की यक्षिणी मिलती है। ऑल्दो ये सारा हमें पूरा डिटेल में वहीं पे करना होता है आर्ट एंड कल्चर में, यहाँ पे मैंने आपको जिस्ट दे दी, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं, जैसे कि सांची स्तूप, दिस वन, सांची स्तूप आ गया आपका। गिव मी अ सेकेंड गाइस। एक और लोमश ऋषि केव आप सुनते हो ना आर्ट एंड कल्चर में, तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है। चलो ये देख लो थोड़ा थोड़ा। अब आते हैं सांची स्तूप। सांची स्तूप कहाँ पे आ गया आपका, मध्य प्रदेश में। मैंने शायद सारनाथ बोल दिया विजय, सॉरी फॉर दैट। तो ये आपका आ गया जैसे मध्य प्रदेश में सांची स्तूप। ये आपकी एलिफेंट वाली जो है ये है धौली केव्स, धौली केव्स, या फिर इसको धौली केव एलिफेंट भी बोल देते हैं। एलिफेंट की तरह दिख रहा है ना स्ट्रक्चर, ये वाला, तो वही चीज़ है। फिर ये है दीदारगंज की यक्षिणी। ये सारी चीज़ें जो हैं आप मॉडर्न आर्ट एंड कल्चर में मेंशन कर सकते हो। इसके बाद ये आ जाता है लाइन कैपिटल एट सारनाथ, ठीक। डिक्लाइन क्यों हुआ मौर्यस का, सबसे ज़्यादा जो प्रोमिनेंट रीज़न है वो है ब्राह्मणिकल रिएक्शन। कहीं ना कहीं हम मॉरियंस का देखते हैं, जैनिज़्म, आजीविका सेक्ट, बुद्धिज़्म को ज़्यादा प्रेफरेंस दी गई। कहीं ना कहीं ब्राह्मणिकल जो रिचुअल्स थे वो डिक्लाइन करते गए, और जैसे ही वो डिक्लाइन हुए तो बाद में इमर्ज होके आते हैं एक रूलर जिसका नाम था पुष्यमित्र सुंगा। तो पुष्यमित्र सुंगा जो थे ही वॉज ब्राह्मण, और फिर जैसे ही पुष्यमित्र सुंगा बृहद्रथ को मार देते हैं तो उसके बाद एस्टेब्लिश करते हैं सुंगा डायनेस्टी। तो अब फिर से रिचुअल प्रैक्टिसेस शुरू हो जाएंगी, आप देखोगे बाय द नेक्स्ट डायनेस्टी। फिर उसके बाद आता है कि थोड़ा सा ऑपरेसिव रूल चल पड़ा था इन मॉरिन्स। कैसे चला ऑपरेसिव रूल, क्योंकि हमने देखा इतनी सारी ऑफिशियल पोस्ट बना दी, तो जब पैसा आता था फ्रॉम द सेंट्रल अथॉरिटी यानी कि किंग से डिस्पैच हो जाता था, तो बीच में करप्शन हो जाती थी, जो आज भी होता है, ठीक है। तो बीच में करप्शन हो जाती थी, तो जहाँ तक वो पहुँचना था वो पहुँच ही नहीं पाता था। तो फिर हम देखते हैं बाद में एक टर्म मिलती है हमें जो ये चीज़ बताती है, दैट इज़ द दुष्टा माध्यास। दुष्ट मतलब यानी कि गंदा, तो इसको बोल दिया गया विकेड ब्यूरोक्रेट्स।
ठीक है। तो दुष्टमात्यस हमें टर्म देखने को मिलती है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो अशोका थे, अशोका ने भी क्या किया बाद में, इतना ज़्यादा धम्मा को स्प्रेड करना शुरू कर दिया कि वो भूल गए कि हमें कोश भी बैलेंस में रखना है, ठीक है। तो उस पॉइंट को बोल सकते हो आप फाइनेंशियल क्राइसिस। अशोका के ऋण तक तो बहुत ज़्यादा फाइनेंसिस थे, पर हम देखते हैं जस्ट बिकॉज धम्मा को इतना ज़्यादा स्प्रेड करने पे लग गए वो कि वो भूल गए कि कोष इकट्ठा भी तो करना है और लोगों के टैक्सेस माफ़ करने लगे, ठीक है। तो मतलब जो सोसाइटी है वो एक बैलेंस में होनी चाहिए, स्पिरिचुअल भी होनी चाहिए, पर जब कंडीशन आए ऐसी कि नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर थ्रेट है तो उस केस में वो चीज़ भी ध्यान में रखनी चाहिए। तो फाइनेंसिस तो फुलफिल होनी ही चाहिए। डन। अच्छा, यहाँ पे एक ही स्लाइड लगाई थी, चलो फोर्थ यहीं पे देख लेते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ, जैसे नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया था, जो नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया था वहाँ पे उन्होंने देखा नहीं कि बहुत सारी ट्राइब्स आ रही थी। अभी नेक्स्ट लेक्चर जो आएंगे ना वहाँ पे पढ़ेंगे इन ट्राइब्स के बारे में, यूकीज थे, ऐसी ऐसी कुछ ट्राइब्स आएंगी। पर जो चाइना वाले थे उन्होंने क्या किया, जब ये यूकी ट्राइब वगैरह चाइना में एंटर कर रही थी ना, तो इन्होंने बना दी यहाँ पे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। और ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का काम किसने करवाया था, शी हुआंग ती, शी हुआंग ती, ठीक है। 247 से 210 BCE के आसपास ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनवाई थी इन्होंने। तो हम देखते हैं कि अशोका जो है वो धम्मा की स्प्रेडिंग में इतना ज़्यादा बिजी हो गए कि वो भूल गए कि हमें थ्रेट भी है साइड से। फिर बहुत सारी ट्राइब्स आएंगी जैसे कि साइडियंस आ जाएंगी, वो फर्दर हम पढ़ेंगे पोस्ट मॉरियंस में अब। तो यहीं तक था आपका मॉरियन एम्पायर। इसमें हमने मॉरियन डायनेस्टीज़ भी देख ली, फिर अशोकन इंस्क्रिप्शंस भी देख लिए, और आज हमने मॉरियन एडमिनिस्ट्रेशन भी कर ली। तो डिक्लाइन ऑफ मॉरियस में तो आपको जो भी लगे ना कि पॉसिबल रीज़न, क्योंकि ये तो एक एनालिसिस ही होती है, इस वजह से मे बी डिक्लाइन किया होगा, तो आप ये मेंशन कर सकते हो अपने एंड से भी, ठीक है। तो दिस इज़ इट अबाउट द मॉरियन एडमिनिस्ट्रेशन। अब करेंगे हम पोस्ट मॉरियन शुरू बाय मंडे। और अगर आप नए हो तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको PDFs मिल जाती हैं और साथ में अपनी वीडियोज़ आती हैं ऑल्टरनेट डेज पे, यानी कि मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, ठीक है। क्योंकि लेक्चर लंबा होता है तो इतना सारा याद रखना एक दिन के लिए ईजी नहीं होता डन, क्योंकि आपने और भी सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।